आप देख रहे हैं फाइनल ट्रेड। स्वागत है आपका जी बिजनेस के मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और एक्शन भरपूर आपको स्क्रीन पर होते हुए दिख रहा है। मिडवीक ट्रेडिंग सेशन है। इंडेक्स पर थोड़ा उतार चढ़ाव आपको दिखेगा, थोड़ा मिलीजुली चाल है, बट स्टॉक्स पर रखिए नजर। कुछ बढ़िया ब्रेकआउट्स आपको बाजार में आते हुए दिख रहे हैं और कुछ स्टॉक्स हैं जो लाइफ हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। कई सारे सेक्टर्स की तरफ से भी योगदान बढ़िया आते हुए दिख रहा है। तो देखना पड़ेगा आखिरी 1.5 घंटा ट्रेड का कैसे रह सकता है, किस तरह की स्ट्रैटेजी बनानी है। कल वीकली एक्सपायरी है, आज शाम अमेरिकी फेड का फैसला आने वाला है और हमारे बाजारों पर पूरा फोकस बना हुआ है। आइए शुरुआत करते हैं इस समय की सबसे बड़ी बातों के साथ। और सबसे बड़ी बात यही है दिन की ऊंचाई पर आपको निफ्टी ट्रेड करते हुए दिख रहा है 18,750 के ऊपर, करीब 50 अंकों की तेजी के साथ। तो निफ्टी में तो स्ट्रेंथ बनी हुई है। आज मेटल्स की तरफ से बहुत बढ़िया योगदान आ रहा है। बैंक्स यहां पर थोड़ी सुस्ती है, हल्की नरमी है। 44,000 के एग्जैक्ट लेवल पर आपको बैंक निफ्टी इस समय ट्रेड करते हुए दिखेगा। बट जैसे मैंने कहा, आज कमोडिटी स्टॉक्स का दिन है। कल अमेरिका में भी हमने देखा कमोडिटी स्टॉक्स ही सबसे ज्यादा आगे थे। मेटल्स बढ़िया उछाल आ रहा है। मेटल इंडेक्स 1.5% ऊपर है। ऑयल एंड गैस यहां पर अच्छी तेजी है, 1% ऊपर आपको ऑयल इंडेक्स भी ट्रेड करते हुए दिख रहा है। बैंक्स के अलावा आईटी यहां पर थोड़ी बिकवाली आ रही है, इसलिए ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस आईटी में प्रेशर की वजह से ही आपको दिख रही है। और बैंक्स और फाइनेंशियल्स तो थोड़े आपको नरम दिखेंगे ही। बट इसके अलावा एफएमसीजी यहां से बढ़िया योगदान है। रियल एस्टेट तो लगातार एक्शन में है ही। पीएसयू स्टॉक्स भी अच्छी तेजी में है और मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स यहां पर भी आपको हल्की खरीदारी दिख रही है। तो बाजार की ब्रेथ ठीक है। दो बड़े सेक्टर्स हैं जहां पर थोड़ी बिकवाली का दबाव है, इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि रेंज बाउंड इंडेक्स पर ट्रेड होते हुए दिख रहा है। हालांकि उस बीच भी निफ्टी डेज हाई पर है। डाउ लगातार 6 दिनों की तेजी अमेरिकी बाजारों में हम देख रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स फिलहाल मामूली गिरावट दिखा रहे हैं, बट नैस्डैक फ्यूचर्स 14 महीने की ऊंचाई पर यहां पर फिर से एक्शन बनते हुए दिख रहा है। 1/4% ऊपर नैस्डैक फ्यूचर्स हैं। S&P 500 फ्यूचर्स में भी आपको ठीक ठाक मूवमेंट दिख रहा है। तो ग्लोबल मार्केट ठीक ठाक है, हमारे बाजार भी आपको ठीक ठाक मूड में दिख रहे हैं। थोड़ा आपको रोटेशन जरूर सेक्टर्स के बीच में इस समय ट्रेड होते हुए दिखेगा। सवाल यही है कि आखिरी 1.5 घंटे के लिए कहां पर रखनी है आपको नजर, कौन से और स्टॉक्स हैं जहां पर आपको अच्छा एक्शन आते हुए दिख रहा है। और इन सब के बीच रुपए पर फोकस ना भूलें। 1 महीने की ऊंचाई पर आपको रुपया ट्रेड करते हुए दिख रहा है। लगभग 1 महीने के निचले स्तर के आसपास ग्लोबली डॉलर इंडेक्स भी पहुंचा है। आज हमारे रुपए में बहुत ही शानदार पुल बैक आते हुए दिख रहा है। 28 पैसे की मजबूती आपको इस समय रुपए में दिख रही है। तो बाजार का मूड सुधारने के लिए एक बड़ा योगदान आज रुपए की तरफ से भी आपको आते हुए दिख रहा है 1 महीने के ऊपरी स्तर पर। टेक्निकल चेक भी लेंगे थोड़ी देर में हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। रुपए पर भी इंपॉर्टेंट लेवल्स यहां पर भी आपको बताएंगे और साथ ही बाजार की भी करनी है बातचीत। आइए उससे पहले चलते हैं कुशल और नुपुर के पास और जान लेते हैं आने वाले दिनों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स और साथ ही खबरों वाले शेयर्स भी। कुशल, गुड आफ्टरनून। शुरुआत करिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स के साथ। गुड आफ्टरनून दीप। सबसे पहले तो आज जो फेड की पॉलिसी आने वाली है शाम को, वहां पर सबसे बड़ा फोकस रहेगा। इसका इम्प्लीकेशन कल हमें भारतीय बाजारों पर भी आता हुआ दिख सकता है। साथ ही मई महीने का यूएस का पीपीआई आंकड़ा, इस पर भी फोकस करना है दीप। साथ ही यूके और यूरोप के लिहाज से अप्रैल महीने का जो इनका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा है उस पर भी नजर रखें। जहां तक कल का सवाल है, जी एंटरटेनमेंट ये फोकस में रहेगा क्योंकि सेबी का जो ऑर्डर आता हुआ दिखा था उसके अगेंस्ट सैट में जो हियरिंग होने वाली है उस पर आपको फोकस कर चलना है। साथ ही टीसीएस का जो फाइनल डिविडेंड था 24 रुपए प्रति शेयर का, उसकी एक्स डेट होगी। वरुण बेवरेजेस ने भी जो स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया था कल, ये भी एक्स डेट ट्रेड करता हुआ दिखेगा। वक्रांगी इनका जो डिमर्जर हुआ था ई गवर्नेंस और आईटीएस बिजनेस का, उसकी भी कल के दिन की ही एक्स डेट है, तो इस पर भी ध्यान रखिए। ईसीबी पॉलिसी भी है यूरोप के लिहाज से, ये भी इंपॉर्टेंट होगा। और यूएस की रिटेल सेल्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा मई महीने का, ये भी आपके सामने आता दिखेगा। ब्याज दरों पर फैसला हांगकांग का भी आएगा। और अंत में शुक्रवार यहां पर फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स जो हैं वो मूडीज रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बातचीत करते हुए दिखेंगे। भारत की रेटिंग को लेकर यहां पर हो सकता है डिस्कशन और ज्यादा होता हुआ दिखे। एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी यहां पर टी ग्रुप से ए ग्रुप में अब आती हुई नजर आएगी 16 जून को। साथ ही आईक्यू लाइटिंग, इसकी लिस्टिंग भी होने वाली है। तो सब्सक्रिप्शन अच्छा मिला था, अब देखना है कि फाइनल लिस्टिंग किस प्राइस पर होती है। एक्स डेट है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस फाइनल डिविडेंड जो इन्होंने दिया था, साथ ही पिरामल एंटरप्राइजेस, पीएफसी और श्रीराम फाइनेंस के डिविडेंड्स की एक्स डेट, विप्रो के बायबैक की भी होने वाली है 16 जून को। और ग्लोबल इवेंट के लिहाज से बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी पर नजर रखिए। और यूरोप का मई महीने का सीपीआई आंकड़ा भी 16 जून को आपके सामने आएगा। ओके, तो ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर। सबसे बड़ा ट्रिगर तो आज शाम ही है यूएस फेड की पॉलिसी। नुपुर, गुड आफ्टरनून, बताएं
इंपॉर्टेंट खबरें कौन सी हैं आज की? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले व्हील्स इंडिया और स्ट्रिप इंडिया के लिए एक अच्छी खबर आती दिख रही है, जहाँ पे सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है। फ्लैट बस बेस स्टील व्हील पर ड्यूटी जारी रखने की सिफारिश की गई थी, उसी के चलते सितंबर 12 को तक ये वैलिड रहेगा और इसके बाद यहाँ पे दोबारा डंपिंग की संभावना, ड्यूटी हटाने पर डंपिंग की संभावना हो सकती है। तो पॉजिटिव न्यूज़ है व्हील्स इंडिया और स्टील स्ट्रिप्स के लिए। तो ये दोनों स्टॉक आज फोकस में। रामकृष्ण फोर्जिंग, जहाँ पे यूरोपियन क्लाइंट से कंपनी को $40 करोड़ का एक नया ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। यूरोप के रेलवे पैसेंजर कोच मैन्युफैक्चरिंग से ये ऑर्डर मिला है, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में। इप्का लैब्स नेगेटिव खबर आते हुए दिखी है कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी की जो रतलाम फैसिलिटी है, एपीआई प्लांट फैसिलिटी, उसे 11 आपत्तियां मिल चुकी है। यूएस एफडीए ने जांच की है, 483 इशू किया गया, जहां पे 11 आपत्तियां जारी की गई है। 5 जून से 13 जून के दौरान प्लांट की जो है वो जांच हुई थी। न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर, जहां पे M&M फाइनेंस के साथ कंपनी ने करार किया है, लेंडिंग कारोबार से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए करार किया गया, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में। हिरनबाई इंडस्ट्रीज, कंपनी को गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वापी यूनिट को बंद करने का जो आदेश है वो वापस ले लिया, तो पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि कंपनी को राहत मिलती हुई दिख रही है यहाँ पे, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में। ग्रैन्यूल्स इंडिया, यहाँ पर भी आपको पॉजिटिव खबर दिखेगी। यूएस एफडीए से कंपनी की जो दवा है उसे अब मंजूरी मिलती हुई नजर आ रही है। काफ़ी बड़ा मार्केट है, 2000 करोड़ तक की इसकी यूएस में सेल्स होती है हर साल, तो पॉजिटिव न्यूज़ है ग्रैन्यूल्स इंडिया के लिए भी। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ने एनएससी में हिस्सा बेचने का जो प्रस्ताव था उसे टाल दिया है। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जो दिया था बैंक ऑफ बड़ौदा ने, उसे अब वापस ले लिया, तो बैंक ऑफ बड़ौदा पर भी रखनी है नज़र। ब्लॉक डील काफ़ी सारी हुई है आज सुबह से। आवास फाइनेंशियल करीबन 1.5% इक्विटी का सौदा आपको नजर आया है सुबह। CDSL, यहाँ पे बहुत बड़ा इक्विटी एक्सचेंज हुआ है, 5.7%, करीबन 60 लाख शेयर्स यहाँ पे दिए गए। वेल्सपन इंडिया 91 लाख शेयर्स यहाँ पर भी दिए गए। HDFC लाइफ 10 लाख शेयर के कई सौदे हुए सुबह से। फेडरल बैंक में भी आप देखेंगे तो 21 लाख शेयर के सौदे आपको सुबह से होते हुए नजर आए, तो काफ़ी सारे स्टॉक्स आज फोकस में। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जहां पर फोकस रखना है, और कुछ बड़ी डील्स आज भी होती हुई दिख रही हैं। स्टॉक्स काफ़ी सारे एक्शन में हैं। आइए, हमारे सारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, राकेश जी, सुमित जी, सचित जी एंड ऑफ कोर्स आशु सर भी, और बाजार पर भी बात लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स पर भी करेंगे बातचीत। आई थिंक शुरुआत कर रहे हैं सचित जी, बिगुल उनके लिए BTS डबल टी का। गुड आफ्टरनून सचित जी, बताएं सर। दीपांशु, यहाँ पर एक फ्रेश ट्रिगर मिला है अपोलो हॉस्पिटल इस पर्टिकुलर काउंटर में। एक अच्छे करेक्टिव के बाद वापस अप मूव यहाँ पर ट्रिगर हो रही है। एंड प्रीवियस मंडे को एक इम्पॉर्टेंट स्विंग बना था ऑन एन इंट्राडे बेसिस। ये पर्टिकुलर स्विंग इसने काफी कॉन्फिडेंटली निकाला है। 5000 के लेवल के ऊपर जो क्लस्टर ब्रेकआउट है वो नजर आ रहा है, तो इसीलिए मुझे लग रहा है यहाँ पर मोमेंटम अगले कुछ दिनों के लिए जारी रहना चाहिए। सो 5140 के टारगेट के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह होगी। इसके फ्यूचर्स अभी 5025 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहे हैं। सो स्टॉप लॉस आपको 4985 पे लगाना है एंड खरीदारी करनी है अपोलो हॉस्पिटल्स के फ्यूचर्स में 5140 के टारगेट के लिए। डिस्क्लोजर ये होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन अभी दी है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट है जिस मोमेंटम को चेस किया जा सकता है इस पर्टिकुलर स्टॉप लॉस के साथ। तो ये है आपके लिए अपोलो हॉस्पिटल्स जहां पर करनी है आपको खरीदारी। ये है सचिन जी की तरफ से ओपनिंग कॉल आती हुई। स्टॉक्स में ब्रेकआउट्स आपको कई सारे काउंटर्स में आते हुए दिख रहे हैं, बट एक रुपए पर भी राय लेनी थी। बंसल जी, एक बार जरा रुपये की चार्ट भी देख ले। करेंसी आज 82.10 तक हमने रुपया जाते हुए दिख रहा है, और बढ़िया मूव आई है। एक महीने की ऊंचाई पर रुपया इस समय डॉलर के मुकाबले ट्रेड करते हुए दिख रहा है। जरा टेक्निकली बताएं, रुपए के लिए अब अगले इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या बनते हैं सर? दीपांशु, अगर जो जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट करा, काफी टाइम बाद ये मूव जो है हमें देखने को मिल रहा है। इसके अंदर रुपए के अंदर वो मूव देखने को मिल रहा है और मच अवेटेड है। अगर हम बड़े चार्ट को देखें तो कितने टॉप्स लगे हैं। पहला टॉप लगा ऊपर 83 रुपीज के अराउंड, फिर 82, फिर 82, मतलब कि लोअर टॉप्स की संख्या चल रही है। और टेक्निकली दीपांशु मुझे लगता है ये जो करेक्शन है ये एक्सटेंड हो सकती है टूवर्ड्स 80.60, 80.65 तक करेक्शन हो सकती है, तो काफ़ी सिग्निफिकेंट रूम है। और दूसरा दीपांशु ये भी मानना है कि ये जो लेवल्स है 80.6, ये बड़े शार्प स्विफ्ट होंगे, बड़ी शार्प मूव में आएंगे, तो 80.65 के टारगेट्स हैं यहाँ पर।
ओके 80.65 यानी कि यहां से भी बंसल जी को करीब करीब 50 पैसे की मजबूती आती हुई दिख रही है। बड़ा कॉन्फिडेंस आया बंसल जी की तरफ से जहां तक रुपए का सवाल है। नजर रखेंगे रुपए में, आपको डेफिनेटली स्ट्रेंथ तो दिखी है। थोड़ा एक्शन आपको एचडीएफसी लिमिटेड में भी आते हुए दिख रहा है। 14 लाख शेयर्स के कुछ सौदे एचडीएफसी लिमिटेड में अभी होते हुए दिख रहे हैं, तो इस पर भी रखेगा नजर। बट आइए एक बार जरा बाजार पर भी व्यू लिया जाए। आशु सर भी हैं हमारे साथ तैयार। आशु सर, 2 दिन पहले थोड़ा बेयर पुट स्प्रेड भी बनवाया था बैंक निफ्टी में हेजिंग के लिए, और बैंक निफ्टी हम देख भी रहे हैं 2 दिनों से सुस्त है। हालांकि निफ्टी डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है, बैंक निफ्टी में थोड़ी नरमी है। बताएं सर, स्प्रेड पर अपडेट भी दें और अब क्या करना है ये भी बताइए। दीपांशु, गुड आफ्टरनून। दीपांशु, प्रिसाइजली व्हाट यू मेंशनड इज राइट कि निफ्टी में ट्रैक्शन है लेकिन बैंक निफ्टी में दम नहीं दिख रहा। और वो जो स्प्रेड 10 रुपए में बना था दीपांशु, इस वक्त उसका 40 से 45 रुपए का रेट है, मतलब 30-35 रुपए का प्रॉफिट है। और दीपांशु, जो स्ट्रक्चर मुझे मार्केट का लग रहा है ना, मुझे बैंक निफ्टी में लगता है कि पता नहीं क्यों एक वीकनेस आएगी। और ये स्प्रेड देखिए, प्रॉफिट तो मेरे कहने पे तो कोई लास्ट तक रुकता नहीं है और प्रॉफिट बुकिंग हेल्दी भी होती है। बट मुझे लगता है कि दीपांशु ये स्प्रेड, मतलब जैसे कोई 10 लॉट बनाता है, कोई 5 लॉट बनाता है, डिपेंड करता है रिटेल में कैसे काम करते हैं, बट कुछ जरूर रखना चाहिए। समहाउ मेरे को एक फीलिंग है कि बैंक निफ्टी एक डिप दे सकती है। दीपांशु, मार्केट में स्ट्रेंथ है, मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे अच्छी बात है जो बार बार मैं हर हफ्ते में मतलब 3 बार होता हूं, तो तीनों बार पिछले 15, 20, 25 दिन या 1-1.5 महीने से रिपीट कर रहा हूं कि द चेंज ऑफ स्टैंड, दैट अलाइनमेंट विद द मार्केट के इंडेक्स इज द बेस्ट स्टॉक से अब हमने स्टॉक्स में जाना है और स्टॉक्स में कितना बढ़िया काम हो रहा है। मैं भी एक स्टॉक का स्प्रेड भी दूंगा, बुल स्प्रेड देना है एक स्टॉक में। और उससे पहले स्टॉक्स के भी करता हूं दीपांशु। आज हमने देखा सब मेटल्स की बात कर रहे हैं। मैं 3 दिन पहले से, मतलब पिछले हफ्ते सेल बोला, उसके बाद हिंडाल्को की प्लेन वनीला कॉल दिलवाई हुई है 420 की। तो मेटल्स और एक ऐसा सेक्टर लगता है कि जो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया एक अपमूव दे सकता है, तो मेटल्स में बिल्कुल बने रहना चाहिए। बट बैंकिंग कंपोनेंट थोड़े से स्ट्रेस दिख रहे हैं, तो इसमें मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी का स्प्रेड है ये दीपांशु जैकपॉट दे सकता है। बट मेरा कॉल अभी भी जो नेक्स्ट भी है वो भी मेटल स्टॉक में है। जब आप कहेंगे मैं शेयर करता हूं, बट मेटल्स में बहुत अच्छा ट्रैक्शन लगता है। और एक दूसरा सेक्टर है जो मुझे लगता है कि आईटी, कहीं ना कहीं वो कैचअप अगले 2, 4, 5, 7 दिन में दिख सकता है। मतलब आईटी में इन लेवल्स पे ना, मतलब वो शायद पेशेंस टेस्ट कर रहा है कि अब नीचे तो जाना नहीं, कब ऊपर जाना का हो सकता है। तो जो भी आपने एक वर्ड भी यूज किया था इंपॉर्टेंट, के रोटेशन चल रही है, तो रोटेशन के चलते आई थिंक अगर इजीली आइडेंटिफाई हो रहे हैं सेक्टर्स, तो सेक्टर्स में रहना चाहिए। इंडेक्स में पैसा बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इन स्पाइट ऑफ, क्योंकि डायरेक्शंस बड़ी डिफरेंट हो रही है। मैंने क्या बोला था कि आपको डाउ नैस्डैक की डायरेक्शन डिफरेंट हो जाएगी, इंडिया और यूएस के मार्केट की डायरेक्शन डिफरेंट हो जाएगी, निफ्टी और बैंक निफ्टी की डायरेक्शन डिफरेंट हो जाएगी। ये आने वाले टाइम में ये जो डीकपलिंग है, मैं फिर वो वर्ड यूज कर रहा हूं, और ज्यादा देखने को मिलेगी। तो वन हैज टू बी वेरी वेरी स्मार्ट टू प्ले दिस मार्केट। तो आई वुड माई सजेशन वुड बी टू कंटिन्यू विद बीयर स्प्रेड ऑफ बैंक निफ्टी और स्टॉक्स में लॉन्ग रहे, जो मैं सेल, हिंडाल्को या बाकी भी स्प्रेड्स, एनटीपीसी दिया हुआ है। एनटीपीसी में देखिए आज एक नया मूव आने को, एनटीपीसी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो जितने भी स्टॉक्स हमने पिछले दिनों में दिए हुए हैं, सबके सब मुझे लगता है कि लॉन्ग रखने चाहिए। और इंडेक्स में बार बार हम बीयर स्प्रेड इसलिए दे रहे हैं ताकि वो रिस्क रिवॉर्ड रेशो थोड़ी सी सेटल हो जाए। बट एक चीज और दीपांशु बताता हूं कि बिकॉज मार्केट तेज है, देखिए वंस एन ऑप्शन सेलर इज ऑलवेज एन ऑप्शन सेलर। मार्केट तेज है और हफ्ते दर हफ्ते ऊपर के मतलब घर बन रहे हैं। जो हमारा भी एक कॉल था कि ग्रेजुअली धीरे धीरे वी आर इंचिंग टुवर्ड्स 19,000। लेकिन एक चीज की कॉम्प्लेसेंसी दिख रही है दीपांशु, अगर किसी को तेजी खेलनी होती है इंडेक्स में, या वो कॉल लेता है या वो पुट बेचता है। तो वंस एन ऑप्शन सेलर इज ऑलवेज एन ऑप्शन सेलर। तो जिस तरह के पुट्स बिक रहे हैं ना, और इतने धड़ल्ले से बिक रहे हैं, इतनी क्वांटिटीज में, मतलब इतना कंफर्ट आ रहा है, इतनी कॉम्प्लेसेंसी आ रही है कि सारे पुट्स तो हर बार, हर हफ्ते, हर स्ट्राइक के जीरो होते जा रहे हैं, हो भी रहे हैं। कहीं ना कहीं दीपांशु मेरे को लग रहा है कि अगले कुछ दिनों में एक झटका जरूर ऐसा लगेगा जो पुट वालों को, मतलब होता है ना वो तारे दिखाने वाला। तो वन हैज टू बी कॉशियस ऑन दैट फ्रंट। आई डोंट नो दैट which could be, I mean, which is that day. It could be tomorrow, it could be next week, it could be one of those days in between. So I'm little cautious on selling puts now in spite of the view कि व्यू पॉजिटिव है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है दीपांशु, इसमें मतलब जो मेरी स्टडी है मैं अपने व्यूअर से शेयर करना चाहता था। अब आप कहें तो मैं आशु जी एक सवाल है मेरा इसमें, अगले कुछ दिनों में एक झटका आएगा, आप बोल रहे बराबर है? अनिल जी वेलकम बैक। थैंक यू जी, थैंक यू। अब मुझे ये बताओ कि झटका आएगा वो किस दिन आएगा और किस लेवल से आएगा? अगले हफ्ते में आएगा, 2 हफ्ते में? वो तो एक आएगा, वो मुझे पता, आपको भी पता है। लेकिन अगर एक दिन झटका आना है तो बाकी 4 दिन का क्या?
नहीं अनिल जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मैंने अपने इस कमेंट्री में पहले ही बोल दिया कि इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई दैट डे। बट अनिल जी देखिए 99%, मतलब 99 तो नहीं, थोड़ा परसेंटेज ज्यादा असाइन कर दी, मतलब 90% वो झटका तो अनिल जी एक्सपायरी डे पे आता है। अब वो कल आता है या अगले हफ्ते की एक्सपायरी में आता है या मंथ एंड में आता है। बट अनिल जी मैं जो एक ग्राउंड पे एक चीज बता रहा हूं ना, द कंफर्ट पीपल आर ड्रॉइंग इन सेलिंग पुट्स, और जिस तरह की जो क्वांटिटीज बढ़ रही हैं अनिल जी, ये साइन अच्छा नहीं है टेम्परेरीली। मतलब वो 5 रुपए वाली चीज 50 रुपए और 100 रुपए मतलब होने वाले ना चांसेस दिख रहे हैं। उसके चलते अनिल जी देखिए अगर वो झटका आएगा तो स्टॉक्स में कुछ ना कुछ तो इफेक्ट आएगा ही ना, तो उस चीज का ध्यान रखना चाहिए। वैसे अनिल जी कोई स्टॉक्स में मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती है। स्टॉक्स में कोई दिक्कत नहीं है, बट ध्यान रखना है एक दिन ऐसा आ सकता है आने वाले कुछ समय में जहां पर आपको थोड़ा इन ट्रेड्स पर बड़ा रिवर्सल होते हुए दिखे। बट फिलहाल बाजार बढ़िया मूड में, डेज हाई पर है। मेरे पास एक सॉल्यूशन है, बताएं सर। उसका सॉल्यूशन एक ही है कि ओवरनाइट पोजीशन कम रखो। हाँ, नेक्स्ट डे आपको रोज है ना, जिस भाव पे बंद हो रहा है ना, उस भाव में रोज एंटर करने को मिलता है, तो ओवरनाइट क्यों रिस्क रखने का? एग्जैक्टली। चाहे आपको लेना हो चाहे बेचना हो, जो कल की क्लोजिंग का भाव है वो आज मिलता है, यस, और वहां से भी मूव मिलता है। बिल्कुल तो इसलिए ये मार्केट ओवरनाइट, देखो ओवरनाइट पोजीशन जो भी लेके जाता है, चाहे तेजी की लेके जाए चाहे मंदी की ले जाए, उसको उसके रिस्क के हिसाब से रिटर्न मिलना चाहिए। यस। अगर आप ओवरनाइट पोजीशन रखो और नेक्स्ट डे वहीं का वहीं मार्केट आपको मिले, तो फिर रात भर स्ट्रेस लेने का फायदा क्या? एग्जैक्टली, बराबर है। और आजकल जो सिचुएशन इंडेक्स में बन रही है वो ऐसी बन रही है कि आपको ओवरनाइट पोजीशन रखने के लिए वो फायदा नहीं दे रही है। Right. इसलिए जो ऑप्शन सेलर है ना, उसको खाली टाइम वाइज वैल्यू जो घटती है ना, उसी का फायदा मिल रहा है। करेक्ट सर। बाकी ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा। तो इसलिए मेरे ख्याल से इसका सॉल्यूशन ये है कि भाई जो ओवरनाइट पोजीशन है वो कम करो, बाकी दिन में खेलो। आज देखो सुबह से मिला मौका कितना, आज मैं वही बोल रहा था, कल भी सुबह अपने क्या बात हुई, टुकड़ों में लीजिए, टुकड़ों में लीजिए, मौका मिलेगा। बिल्कुल टुकड़ों में लीजिए। 775 का टारगेट बोला था, 770 का हाई बनाया, अभी होगा 75 भी आ जाएगा। 75 भी आ जाएगा। ऑलमोस्ट डन। करेक्ट। हाँ, तो आपको टुकड़ों टुकड़ों में मौका दे रहा है मार्केट, देगा अभी, कोई दिक्कत नहीं। अभी भी आ रहा है ना? Yes. तो वो वही स्ट्रैटेजी अभी भी अपनाए रखें आखिरी 1.5 घंटे के लिए। आखिरी 1.5 घंटे में निफ्टी में तो कहीं कोई दूर दूर तक आपको समस्या दिखेगी नहीं। ठीक है, बढ़िया ही है, फर्स्ट क्लास है। इस पूरे रनअप का हाई आपने बनाया था 18,776, 777 8 जून को, जो आज लगभग उस पर वहाँ आप पहुंच गए। ठीक है, 18,726 की बेस्ट क्लोजिंग मिली थी आपको 7 तारीख को। आज आप उसके ऊपर बंद होने की कोशिश करेंगे, अभी भी टाइम है 1 घंटा, लेकिन 1.25 घंटा, लेकिन कोशिश करेंगे। सो निफ्टी तो कोई समस्या है नहीं। अब बैंक निफ्टी को लेकर दुखी क्यों होना है? बैंक निफ्टी तो पहले 44,150 पार कर चुका है ना। बैंक निफ्टी ने तो 44,498 का हाई बनाया हुआ है, करेक्ट। 44,436 का क्लोजिंग हाई बनाया हुआ है। तो ठीक है, बैंक निफ्टी पहले हाई बना के थोड़ा रुक रहा है। क्यों रुक रहा है उसका भी लॉजिक है। लॉजिक ये है दीप कि बैंक निफ्टी आपको तब तेजी दिखा रहा था जब आपको कोई सपोर्ट नहीं था। अब पिछले 6 दिन से डाउ बढ़ रहा है, 14 महीनों की ऊंचाइयों पर S&P है और आपका नेस्डेक है। ठीक है, रसल 2000 बढ़िया कर रहा है। तो जो ग्लोबल सपोर्ट आ रहा है, तो ग्लोबल सपोर्ट क्या बैंकिंग को चाहिए? नहीं चाहिए। बैंकिंग तो अपने दम पे वैसे ही बढ़ रहा था। रेट पॉज हो गया, फिर रेट सेंसिटिव स्टॉक्स में खरीदारी है ही। सो अब जब आपको ग्लोबल सपोर्ट मिल रहा है तो लोकल फैक्टर वाला तो बैंक कभी भी काम आ जाएगा ना। आपके पास मेटल है, आपके पास IT है, आपके पास फार्मा है, तो ये तीनों सेक्टर अचानक से क्यों चलने लगे? इसी वजह से कि अब ग्लोबल सपोर्ट मिल रहा है तो लोकल वाले आपके सेक्टर जो है थोड़ा सा बैक सीट पर है कि भाई ठीक है तुम काम करो, हम बैठे। इसका मतलब नहीं कोई बैंक निफ्टी खराब हो गया, कुछ खराब नहीं हुआ है, खाली ये कि थोड़ी देर के लिए ब्रीदर लिया है। तो मेरे ख्याल से अपना फॉर्मूला बहुत क्लियर है। जब तक बैंक निफ्टी 43,650 के नीचे बंद हो, जो कि यहाँ से 350 पॉइंट नीचे 1% से, कोई कितना ही मंदी बोले, मंदी नहीं है। 43,650 जिस दिन बंद होगा नीचे, उस दिन रिव्यू करेंगे कि कितना गिर सकते हैं। और तब भी 43,000 आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है डेटा के लिहाज से। ठीक है, निफ्टी जब तक आपका 18,475 के नीचे बंद नहीं होता तब तक कोई कमजोरी है ही नहीं। जब इसके नीचे बंद होगा तो सोचेंगे कि रिव्यू करेंगे क्या करना है। तब तक आप आराम से तेजी ट्रेड करते रहें। तेजी के मार्केट को ट्रेड करने का एक ही तरीका है, आपको अपना स्टॉप लॉस पता होना चाहिए, पोजीशन पकड़ के रखो, जल्दी से छोड़ो मत। जिसने जिस स्टॉक में पोजीशन पकड़ के रखी है, स्टॉक 10-10, 15-15, 20-20% भागे हैं। बड़ा मुंह दिखाने के बाद भी फॉलो बड़े मुंह आ रहे हैं। ये तेजी के मार्केट की पहचान है, जिसमें आपको होल्ड करने पर पैसा बनता है, ट्रेड करने पर नहीं। सिंपल। गॉट इट। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा व्यू इस समय बाजार पर। डिप पर लीजिए और अच्छे लेवल पे लिया है, होल्ड करिए, लेवल्स आए मुनाफा भी बुक कर सकते हैं बाजार में। आइए चार्ट कॉर्नर राकेश जी, कुणाल जी की तरफ से।
बताएं सर। अरे दीपांशु, इतना टाइम आशु जी ने लिया, उसके बाद अनिल जी ने भी लिया, और अनिल जी ने एक अच्छा सवाल भी पूछा, तो एक अच्छा सवाल मेरे पास भी है आशु जी के लिए। जैसे अभी आशु जी ने बोला ना, उनको फीलिंग हो रही है कि बैंक निफ्टी गिरेगा गिरेगा, तो आशु जी मेरे को रोज एक फीलिंग होती है कि आज आप इसको पीटोगे पीटोगे पीटोगे। वो दिन कभी आ ही नहीं रहा है, तो फीलिंग पे ही सब कुछ चल रहा है, बाजार भी और हम भी। नहीं नहीं, पिटवा तो मैं दूंगा, रोज आपको फीलिंग आ रही, पीटना किसको वो बताओ, फिर मैं पिटवाता हूँ। अनिल जी ऑन एयर थोड़ा बोलूंगा, अनिल जी कमाल कर रहे हो आप। कुणाल जी तो नहीं है ना? नहीं अनिल जी, कुणाल जी तो अनिल जी टिकट स्पॉन्सर करते हैं, उनके बारे में तो मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। अच्छा, मतलब इसका मतलब ये जो बंसल जी को स्पॉन्सर नहीं करते टिकट, उनके बारे में ऐसा ख्याल आता है क्या बोल रहे? कुणाल जी तो टिकट स्पॉन्सर करते हैं, है ना? जी बताए बंसल जी, आपका कौन सा चार्ट कॉर्नर का बिगुल है ना? हाँ बताएं। नहीं अनिल जी, नथिंग पर्सनल नहीं है ना। नहीं अनिल जी, आशु जी रिकॉर्ड रखते हैं ना, कोई 10 बजे कॉल दे रहा है, 12 बजे गलत निकल रहा है, 1 बजे कॉल दे रहा है, हाँ। तो वो मतलब कि उसमें उनको दर्द होता है अनिल जी। तो वो जो होता है ना, एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, तो वो गुस्से तक ही रह जाता है, पिटाई तक पहुंचता नहीं है। तो मुझे लगता है आज नंबर आएगा, आज नंबर आएगा, नंबर आता नहीं है अनिल जी। ये तो जोक्स अपार्ट अनिल जी, मेरा और कुणाल जी का चार्ट कॉर्नर पिक है ONGC, और इसमें नतीजों के बाद स्टॉक गिरा था। एक अच्छा बेस बिल्डिंग है, और जिस तरीके से NTPC और बाकी PSC काउंटर चल रहे हैं चोरी चुपके ये भी दोबारा चलने को तैयार है। तो एक ONGC पर ओवरवेट खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, इंट्राडे चार्ट्स पर एक पैटर्न बना है जिसको ट्रिपल बॉटम पैटर्न कहते हैं। ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दिया 157 के ऊपर, स्टॉक अब 158 के आसपास चल रहा है, तो इन स्तरों पर बाय करके चलें। यहाँ पर 156 रुपए पर 2 रुपया नीचे स्टॉप लॉस रखकर खरीदारी करें। पहला टारगेट होगा 162 रुपए का 162, इवेंचुअल टारगेट 165 रुपए का 165। खरीदारी की राय है ONGC। जिससे खरीदे, ये राय आपके लिए आती हुई राकेश जी और कुणाल जी की तरफ से। सुमित जी भी तैयार है बिगुल के साथ, सुमित का सुपरहिट। जी सुमित जी बताएं सर। अनिल जी, मेरे पास एक सेल कॉल ऑर्डर आता है, स्टॉक का अभी फ्यूचर्स में भाव चल रहा है 395 394। स्टॉक का नाम है बलरामपुर चीनी। बलरामपुर चीनी के अंदर यहां से थोड़ा सा गिरावट, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। बलरामपुर चीनी में बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक का जो ऊपर में रेजिस्टेंस है 404 405 के पास है, तो 405 के स्टॉप लॉस से बलरामपुर चीनी में बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में पहला टारगेट 385, दूसरा टारगेट 375। ये दो टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए बलरामपुर चीनी में बिकवाली करें 2-3 दिनों के लिए। बिकवाली का माहौल, ओहो क्या जोर से गिरा आज तो, एकदम फिसल पट्टी बनाई इसने, फिसल पट्टी स्लाइड गार्डन में होती है ना, वो वैसे बिल्कुल जिसपे बच्चे फिसलते हैं, वैसी वाली फिसल पट्टी, एकदम स्मूथ आराम से नीचे जा रहा है, बिल्कुल जाके डे लो पे बंद होगा, बिल्कुल वैसा वाला माहौल बनता हुआ दिख रहा है। बलरामपुर चीनी में बेचने की राय सुमित जी की तरफ से। सचिन जी भी तैयार है अपने बिगुल के साथ, BTS DT वाला। जी सचिन जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी, यहाँ पर एक कैश सेगमेंट का कॉल मैं BTST रेकमेंड कर रहा हूँ, जो हमने हमारे क्लाइंट्स को भी किया है। गोल्डफ्रे फिलिप्स पिछले 6 महीनों से 1700 के लेवल को काफी अच्छी तरह रिस्पेक्ट कर रहा था, एंड अगर ओवरऑल का स्ट्रक्चर देखे तो वहाँ पर एक क्लासिक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन है, जिसका अपर एंड लगभग अराउंड 1910 के आसपास प्लेस्ड है। तो मुझे लग रहा है काफी बड़ी शानदार तेजी यहाँ पर अनफोल्ड हो रही है, जिसे पार्टिसिपेट करना चाहिए 1710 के स्टॉप लॉस के साथ। पहला टारगेट होगा अराउंड 1840 का, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये 1920 तक ये पर्टिकुलर मोमेंटम एक्सटेंड होना चाहिए। सो खरीदारी करनी है गोडफ्रे फिलिप्स के काउंटर में। ओके, तो ये है आपके लिए स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय आती हुई सचिन जी की तरफ से। गोडफ्रे फिलिप्स। सचिन जी, बड़े दिनों बाद कैश वाला स्टॉक रडार पे आया, कोई खास वजह सर? अनिल जी, काफी सारे कैश वाले स्टॉक्स आए हैं, बट फ्यूचर्स में इतना मजा आ रहा है कि मैं ज्यादा फोकस फ्यूचर्स पे ही करता हूँ। बट कैश में भी जिस तरीके से मोमेंटम हो रहा है, काफी अच्छे मूव्स मिल रहे हैं, जहां पर 3 से 6 दिनों के लिए मोमेंटम सस्टेन हो रहा है, एंड ये पर्टिकुलर काउंटर भी वैसे ही कुछ पैटर्न रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जो तेजी होगी
वो काफी वर्टिकल होनी चाहिए। सर आजकल कैश के स्टॉक में बहुत हो रहा है एक्शन, उसमें बड़ा मजा और ज्यादा आएगा, आप ट्राई तो करो। सच्ची बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा मजा आएगा। मतलब कैश वाले स्टॉक में एक और दूसरा आराम है ना, शॉर्ट वोट नहीं होते, लॉन्ग ही होते हैं। एग्जैक्टली। हाँ, तो उसमें ट्राई करो सर। देखो अब देखो आपका गॉडफ्रे फिलिप्स कैसे भागता है थोड़े टाइम में। आइए इस बीच आशु जी भी तैयार है एक बेहतरीन स्प्रेड के साथ, स्विंग के सुल्तान आशु मदान। जी आशु सर बताएं। अनिल जी बिफोर कॉल में आप जब बीच में बात कर रहे थे तो आपकी कमेंट्री पे अनिल जी एक्चुअली जो आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला था, जो हम बात कर भी रहे हैं सारे क्लाइंट से, कि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। अनिल जी वो जो पुट के प्रीमियम है या कॉल के प्रीमियम है जो ओवरनाइट लेके जाता है या कुछ भी है, वो बहुत ज्यादा अनिल जी मतलब डिफिकल्ट मतलब इतने कम ज्यादा है कि रिस्क रिवॉर्ड इज सो अनफेवरेबल। आज अनिल जी आप देखिए अगर 28,750 के 18,750 के आसपास निफ्टी चल रहा है, 18,700 की पुट अनिल जी 21 रुपए में है। ये 21 रुपए वाली चीज कब डबल हो जाएगी किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो ये जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला ना, प्रीमियम्स कंड्यूसिव नहीं है कि सेलिंग रखनी चाहिए इतने पास की, तो ये पॉइंट मैंने कहा ऐड करता हूं। अनिल जी जो कॉल है सेल का हमने दिया हुआ है, इंडाल्को दिया हुआ है, अब लेना है अनिल जी वेदांता। वेदांता का अनिल जी फ्यूचर का रेट वेदांता के फ्यूचर का रेट चल रहा है अनिल जी 280 के अराउंड का। हमें 270 की कॉल लेनी है इन द मनी, क्योंकि अनिल जी मैं फ्यूचर को रिप्लेस कर रहा हूं। 270 की कॉल लेनी है जो मिलेगी अराउंड 13 सवा 13 के अराउंड, और 290 की एक कॉल बेचनी है जिसका भाव है 3.25 रुपए। इसकी कॉस्ट आएगी 10 रुपए। अनिल जी ज्यादा कॉस्ट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मुझे वेदांता का फ्यूचर लेना है, बट मैं फ्यूचर को ऑप्शन से रिप्लेस कर रहा हूं कि कोई किसी भी मतलब बड़ी मूवमेंट के लिए वो जो साइकोलॉजिकल कंफर्ट होता है कि मेरे पास ऑप्शन है, मेरा अनलिमिटेड लॉस नहीं हो सकता, वो हर ट्रेड में जरूरी होता है और डिसिप्लिन कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो अनिल जी वेदांता में जो को लेके रखना चाहिए, काफी टाइम से कंसोलिडेट भी कर रहा है, और मेटल्स के चलते जिस तरह से बाकी मेटल्स ने परफॉर्म किया भी नहीं है, तो मुझे लगता है कहीं कैचिंग अप या कहीं ना कहीं इसमें भी एक मूवमेंट आने वाली है जो हमारे को देखने में मिल सकती है, बट मार्केट है तो ऑप्शन के थ्रू लेना चाहिए। और एक अनिल जी दूसरी कॉल में मतलब अपने क्लाइंट से शेयर की है, लेकिन अभी मैं ऐड कर देता हूं अभी, क्योंकि राकेश जी कुणाल जी ने ONGC की कॉल दी है, तो मैं भी ऑन रिकॉर्ड बोल देता हूं कि हमने अपने क्लाइंट्स को 158 रुपए की ONGC की प्लेन वनीला कॉल लेने के लिए बोला है। 2 रुपए 40 पैसे 50 पैसे में 1 रुपए का स्टॉप लॉस और डबल का टारगेट है, 5 रुपए होनी चाहिए। तो ONGC में अनिल जी हमारा भी व्यू पॉजिटिव है, बट हमने अपने क्लाइंट्स को इस तरह से दिया है, तो राकेश जी कुणाल जी का भी पॉजिटिव है, तो मैंने कहा ऐड कर दूं कि ONGC में हमारा बिल्कुल पूरा साथ बैठता है। और अनिल जी बैंक निफ्टी में अभी भी मेरे को लगता है कि जो स्प्रेड हमने बनाया हुआ है वो बिल्कुल कैरी करना चाहिए, उसमें जैकपॉट लग सकता है, 200-300 पॉइंट बैंक निफ्टी निकलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, पता भी नहीं चलेगा। तो जो आपने ONGC का कॉल आपने दोहराया कि आपकी तरफ से इसमें बाय कॉल है, उसमें कुणाल जी आपको दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। कुणाल जी आप देंगे या मुझे देना है आपके बिहाफ पे? नहीं अनिल जी, मेरा दिल से धन्यवाद अनिल जी, बिल्कुल एकदम दिल की गहराइयों से, हृदय तल से अनिल जी धन्यवाद है आशु जी को, और शत प्रणाम भी अनिल जी। क्या ऐसे छोटा मोटा देते हो धन्यवाद, दिल की गहराइयों से, हृदय तल से, ऐसा बोलो मेरे दिल के पाताल लोक से। ऐसा अब लगा कि कोई हाँ वाकई में अंदर से दे रहा। जब गहराई में जाना है तो थोड़ा और अंदर जाओ और गहरे उतरो, बराबर है आशु जी, ये बेटर है ना? हाँ जी अनिल जी आजकल पता नहीं क्या हो रहा है कि मैंने कल परसों भी कुणाल जी को मैसेज किया था, वो परसों IOC दे रहे थे तो हमारी IOC की कॉल लेने की थी, ONGC आजकल मतलब वो इक्वेशन केमिस्ट्री टेलीपैथी ऐसी मैच कर रही है कि मतलब बहुत सारी कॉल्स मैच कर रही है कुणाल जी से, तो मतलब वो म्यूचुअल धन्यवाद है अनिल जी। वो समय के साथ रिलेशनशिप मैच्योर होती है ना, अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है, वो वाली चीज है जी। जोड़ी विशेष टिप्पणी आ रही है बंसल जी की। जी बंसल जी फरमाए। नहीं अनिल जी, टिप्पणी तो एक है अनिल जी, मैं एक प्रश्न भी अनिल जी, एक तो आशु जी एक बात सुनिए, वो अकेली कॉलेज जो है कुणाल जी की नहीं है, राकेश कुमार सीनियर पार्टनर मैं हूं, तो उसमें मेरा भी योगदान है। और दूसरा अनिल जी एक चीज पूछनी थी, जैसे अभी इन्होंने बोला ना दिल से धन्यवाद, तो अंग्रेजी में बोला जाता है थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, तो अनिल जी बॉटम क्यों बोलते हैं, सेंटर क्यों नहीं बोलते हैं, ये चीज समझ नहीं आई। आपके पास तो दीप भी बैठे हुए हैं और कनाडा रिटर्न आशु जी भी बैठे हुए हैं, सेंटर क्यों नहीं बोलते हैं जी, बॉटम कहां से हो गया उसका?
ये नहीं समझ में आया अनिल जी। पॉइंट वैलिड है आपका। तो दो सवाल है इसमें। पहला तो ये कि आपने इनको धन्यवाद क्यों दिया। देखो इसी तरह से आप ऑब्जेक्शन उठाते रहोगे तो आशु जी धन्यवाद नहीं देंगे। आशु जी ने सोच समझ के धन्यवाद नहीं दिया, इस मामले में आशु जी के साथ हूँ, नहीं दिया तो बराबर है। तो कुणाल जी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया तो कुणाल जी को धन्यवाद दे दिया। अच्छा हाँ, इस पर क्या ये बॉटम ऑफ द हार्ट क्यों, सेंटर क्यों नहीं? पॉइंट तो ठीक है, वही वो गहराई से बात हुई ना। हाँ जितना तो एक मिनट, हाँ बंसल जी बिल्कुल गुड पॉइंट। या हिंदी में कहा दिया जाता है कि दिल के बीचों बीच से, दिल के मध्य से धन्यवाद। अनिल जी जी आशु सर। अनिल जी अनिल जी देखिए, वो हिंदी में अनिल जी रिवर्स कहा जाता है। अगर कोई किसी को थैंक यू या सॉरी कहे तो कहते हैं ना कि मन से बोलो, ये ऊपर ऊपर से क्यों बोल रहे हो। हाँ। तो अनिल जी जब वो नेगेटिव होता है वो ऊपर ऊपर से होता है, और जो दिल से होता है और गहराइयों से होता है। सही वो जवाब। आपको जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में भी अनिल जी वो उसको फरहान अख्तर उसको सॉरी बोलता है, कहता है जिस दिन यहाँ से सॉरी लगे ना उस दिन बोलना। तो अनिल जी जो सॉरी और थैंक यू होता है ना वो दिल से आना चाहिए, इसलिए गहराई बोलते हैं। ऊपर ऊपर को सुपरफिशियल बोलते हैं, तो इसलिए वो वर्ड गहराई इसलिए उसके लिए अप्रोप्रिएट है। मार्केट से रिटायर होने के बाद फिलोसोफर ही बनोगे सर। 100% लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी से मुझे दिख रहा है नेक्स्ट करियर मूव क्या होगा आशु जी का। जी कुणाल जी। अरे कुणाल जी आप म्यूट हैं। कुणाल जी इतना जोर से ठहाका लगा रहे थे कि मैं म्यूट होके ठहाका लगूं। कुणाल जी हाँ जी, आवाज पहुंच रही है? हाँ अभी पहुंची, बड़ी मुश्किल से। अनिल जी देखिए, अभी बातों बातों में बंसल जी ने ये भी कह दिया कि वो कुणाल चार्ट कॉर्नर के सीनियर पार्टनर हैं। तो अनिल जी मैं उनका ये क्लैरिफिकेशन दे दूं, वो अनिल जी सीनियर नहीं, वेरी सीनियर पार्टनर है अनिल जी। तो उनके सीनियरिटी अनिल जी वेरी सीनियर मार्गदर्शक पार्टनर है वो। ओहो, आज के मार्गदर्शक होना मतलब नॉट अ गुड डेजिग्नेशन, यू नो, इट्स साइन ऑफ रिटायरमेंट, नॉन एग्जीक्यूटिव, हॉल ऑफ फेम टाइप वैसा वाला मामला है। एनीवे, चलिए बढ़ते आगे। और इंटर ग्लोब एविएशन यानी कि इंडिगो दुनिया में जबरदस्त छाया हुआ है, पूरी दुनिया पे आसमान पर अपने पंख पसार रहा है। टाटा ग्रुप को टक्कर देने के लिए इंडिगो ने कुछ इंटरेस्टिंग और बड़े प्लान्स बनाए हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ हो रहा है इंडिगो में। हमारे साथ कुशल है इस वक्त सारी डिटेल्स लेकर। कुशल बताइए क्या हो रहा है इंडिगो में। सर इंटर ग्लोब एविएशन डोमेस्टिक में तो आप देखिए सबसे बड़ी लीडरशिप है ही, 57.5% इनका डोमेस्टिक मार्केट शेयर है। पर अब इंटरनेशनल एक्सपेंशन वाइज भी जिस तरह से टाटा ग्रुप की अभी लीडरशिप है 3 एयरलाइंस के साथ, एयर इंडिया, एयर इंडियन एक्सप्रेस और विस्तारा, कुल मिलाकर 23% इनका ग्लोबल इंटरनेशनल लेवल पर मार्केट शेयर है। अब आप देखिए यहाँ पर सबसे बढ़िया बात अभी इंटरेस्टिंग ये हो रही है क्योंकि फरवरी महीने में इन्होंने अपना इंटरनेशनल एक्सपेंशन अनाउंस किया था, पर अब कल ये डीजीसीए की तरफ से ये अप्रूवल आता हुआ दिखा है कि केन्या में यहाँ पर केन्या के लिए उड़ानों को इन्होंने मंजूरी दे दी है। अब इससे क्या होगा कि जो अगस्त और सितंबर का महीना है यहाँ पर कुल मिलाकर 6 डेस्टिनेशंस पर इनके ऑपरेशन शुरू करने की योजना है, जिसमें सबसे पहले तो अफ्रीका में यहाँ पर केन्या में इनको ये मिलता हुआ दिखा है। और इसी वजह से इनकी अब अफ्रीकन रीजन में एक ऑफिशियल एंट्री होती हुई दिख रही है। तो डायरेक्ट एंट्री इंटरग्लोब एविएशन की अफ्रीकन रीजन में हो रही है। सेंट्रल एशिया में अभी 5 और अलग अलग डेस्टिनेशंस हैं जहां पर ये जोड़ने वाले हैं अपनी फ्लाइट्स को। और अगर आप देखेंगे तो करीबन तो जो 26 डेस्टिनेशंस पहले ये इंटरनेशनल लेवल पर जोड़ रहे थे वो बढ़कर 32 डेस्टिनेशंस हो जाएगी। अब इससे क्या होगा, आप देखिए लगातार यहाँ पर इंटरग्लोब एविएशन का पिछले तिमाही में जो 15.64% इंटरनेशनल मार्केट शेयर था, अब वो बढ़कर 15.8% जनवरी से मार्च के बीच जो प्रोविजनल फिगर डीजीसीए ने अपनी वेबसाइट पर डाला है वो ये होता हुआ दिख रहा है। तो कंपटीशन काफी ज्यादा इंटेंस है क्योंकि आप स्पाइस जेट और विस्तारा दोनों मिलाकर देखेंगे तो 6% इनका भी इंटरनेशनल मार्केट शेयर है। और गो फर्स्ट का तो हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से अभी इशू चल रहा है। तो डोमेस्टिक ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी ये जो मार्केट शेयर इन दोनों कंपनियों का है, स्पाइस जेट और साथ ही गो फर्स्ट का, वो हो सकता है कि इंटर ग्लोब एविएशन भी लेता हुआ दिख सके क्योंकि एक्सपेंशन यहाँ पर क्लियर कट आते हुए दिख रहे हैं। और इसी वजह से शायद गोल्डमैन सैक्स भी इस पर बुलिश होते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने भी खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए टारगेट्स और फर्दर बढ़ा दिए। 2600 रुपए के पहले टारगेट दे रहे थे, अब 2730 रुपए के यहाँ पर इंटरग्लोब एविएशन पर इन्होंने टारगेट्स दिए। 2730 के टारगेट्स आ रहे हैं। इंटरग्लोब एविएशन रखिए इस पर नजर, काफी सारे ट्रिगर्स हैं इसके लिए बन रहे हैं। ऑफ कोर्स एक ओवरहैंग है अभी प्रमोटर स्टेक सेल का लेकर, बट स्टॉक का आज थोड़ा स्टेबल है कल की गिरावट के बाद। आइए बाजार में भी एक्शन भरपूर है, लेते हैं अनिल जी से उनकी 2:30 बजे की मार्केट स्ट्रैटेजी।
अनिल जी एक्चुअली रिकवर हो चुके हैं डाउ फ्यूचर्स। सुबह ऑलमोस्ट 100 पॉइंट नीचे थे, वहां से धीरे धीरे थ्रू द डे रिकवर होकर अब आपको दिख रहे हैं सिर्फ 25 पॉइंट नीचे। नास्डैक फ्यूचर्स अच्छे फॉर्म में है ही, 1/4% ऊपर है। S&P 500 फ्यूचर्स में भी आपको हल्की खरीदारी आती हुई दिख रही है। तो अमेरिकी फ्यूचर्स तो इस समय एकदम स्टेबल संकेत दे रहे हैं आज की फेड बैठक से पहले, फेड पॉलिसी से पहले इनफैक्ट। यूरोप में भी अच्छा एक्शन बना हुआ है, कच्चा तेल थोड़ा ऊपर है, बट ठीक है सर। रुपया आपका एक महीने की ऊंचाई पर इस समय हमारा रुपया ट्रेड करते हुए दिख रहा है। एशिया भी ठीक ठाक था, चीन हांगकांग थोड़े कमजोर थे, बाकी एशिया के बाजार अच्छे मूड में थे। क्या करना है सर? व्यू पॉजिटिव साइड पर है अभी भी, कोई ऐसी खास समस्या और दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन चूंकि आज रात अमेरिका में बड़ा अहम दिन है, ब्याज दरों पर फैसला अमेरिका का आना है, उसके बाद फेड चेयरमैन के भाषण पर नजर रहेगी। कल सुबह फिर हमें देखना है कि हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे। हमारे अपने फैक्टर्स के लिहाज से देखें तो बैंक निफ्टी कोई खास खराब नहीं है, 44,000 के आसपास टाइम पास कर रहा है, ठीक है। निफ्टी मेरे ख्याल से इस पूरे रन की जो 16,825 से हमने शुरू किया दीप, वहाँ का हाईएस्ट क्लोजिंग देने को आज तैयार है। उससे ज़्यादा मजबूत क्या मिलेगी? लाइफ टाइम हाई 18,812 की है, उसके बेहद करीब जाकर बंद हो रहा है। आई थिंक दिस शुड बी सेकंड बेस्ट लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग, करेक्ट? तो मतलब कहाँ फिर खराब है? अब ये कि अब आप रोज चाहोगे 100-200 रोज बढ़े निफ्टी, वो तो नहीं हो सकता ना, और सभी बढ़े वो भी नहीं हो सकता। तो आई थिंक इंडेक्स तो बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इंडेक्स के बाहर भी बढ़ने वाले शेयर BSE NSE दोनों पर अब भी ज्यादा है कमजोर शेयरों के मुकाबले में। तो ब्रॉडर मार्केट भी आपका परफेक्ट है, समस्या दोनों जगह नहीं है, न इंडेक्स में है न ब्रॉडर मार्केट में। लेवल्स बता दूं और आपको स्ट्रेटेजी बता दूं बचे हुए 1 घंटे के लिए। 18,700 सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, 2.25 करोड़ शेयर पुट में है, तो 18,700 आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। 18,800 पर हल्की फुल्की रुकावट है, 1 करोड़ 34 लाख शेयरों की, वहां पर हल्की फुल्की रुकावट है। सपोर्ट ज्यादा मजबूत है, रुकावट थोड़ी कम मजबूत है। क्यों? क्योंकि 18,700 का कॉल राइटर 1 करोड़ 13 लाख शेयर थोड़ा रिस्क पे है। 18,750 का कॉल राइटर 1 करोड़ 3 लाख शेयर, ये भी रिस्क पे आने की तैयारी में। तो 3 बजे तक अगर आप 18,750 को होल्ड करते हैं तो 18,775, 800, 825 तक जाने की कोशिश आज ही हो सकती है। और 18,750 पे पुट राइटिंग भी 1 करोड़ की, तो 18,750 अब आपके लिए बचे हुए समय के लिए मेक और ब्रेक लेवल है। 18,700 के नीचे आज क्लोजिंग नहीं मिलेगी। 800, 825 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है, ये डेटा बता रहे हैं। गॉट इट। तो ऊपर की तरफ का ही रुख है निफ्टी में। बैंक निफ्टी 44,000 मेक और ब्रेक लेवल यही है। 44,000 के पुट पर 91 लाख शेयर्स हैं, कॉल्स में 95 लाख शेयर है, दोनों हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, दोनों एक ही स्ट्राइक पर और दोनों बराबर। तो पुट कॉल राइटर दोनों आपस में कुश्ती कर रहे हैं, अभी डिसाइड कर रहे हैं, डिसाइड हो भी नहीं पा रहा। 2-3 दिन से यही काम कर रहा है, ये पूरी वीकली से एक ही जगह पे लड़ रहे हैं। यस सर। और फैसला ही नहीं हो रहा। मेरे को लगता है ये 10 राउंड वाला मुकाबला है जैसे 10 वाले में भी कोई एक दूसरे को नॉकआउट नहीं करेगा, पॉइंट से होगा, पॉइंट से होगा। हाँ, पॉइंट में भी ऐसा होगा कि इसमें 2-3 स्प्लिट डिसीजन 2-3 होते हैं ना, उसमें भी रेफरी ऐसा कोई अलग अलग डिसीजन देते हैं। वैसे ही वाला होगा लगता है। तो कुछ लोग हैं जो सोचेंगे भाई 44,000 पे नहीं बढ़ पा रहा, नीचे जा रहा है, नीचे जाएगा। कुछ लोग मानते हैं कि नहीं बढ़ रहा तो क्या हुआ, घट भी तो नहीं रहा, और प्लस बैंक निफ्टी की जगह निफ्टी मजबूत है तो नहीं घटेगा। दोनों का अपना अपना कन्विक्शन है, आप अपने कन्विक्शन के हिसाब से रहें। 44,000 मेक और ब्रेक है, ऊपर में 44,200 के आसपास कॉल रेटिंग होकर रखी है, 100 से 200। तो बचे हुए समय में 44,200 के आसपास आए तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, 43,800 के आसपास आए तो हल्की फुल्की खरीदारी आएगी। ये बैंक निफ्टी की। मेरा इंटरेस्ट बैंक निफ्टी में इस वक्त नहीं है, बैंक निफ्टी में नहीं, निफ्टी में है और लॉन्ग साइड पर। लॉन्ग साइड बैंक निफ्टी में मेरा ना इंटरेस्ट शॉर्ट साइड पर है ना लॉन्ग साइड पे। ठीक है, नो 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 जाने दीजिए। ठीक है, निफ्टी में ज्यादा फोकस है और लॉन्ग साइड पर ही ज्यादा फोकस है। निफ्टी को सहारा देने के लिए भी आज मेटल्स की तरफ से अच्छा योगदान है। FMCG मूव करते हुए दिख रहा है, तो सहारा तो बहुत आ रहा है। ऑयल एंड गैस में अच्छी तेजी है। MGL जरा देखिए, महानगर गैस अभी एक बढ़िया स्पाइक इसमें आते हुए दिख रहा है। 2% ऊपर MGL महानगर गैस इस समय ये काउंटर ट्रेड करते हुए आपको दिखेगा। एक बार जरा सचिन जी से चार्ट पर भी राइज जाए। सचिन जी देखें सर MGL। जी दीपांशु, यहाँ पर काफी अच्छी सस्टेनेबल मूव यहाँ पर नजर आ रही है। जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 1070, 1075 तक के स्विंग्स बनने चाहिए। एक बेस अच्छा बनाया है इसने 1030 के आसपास का, एंड मल्टीपल सपोर्ट स्विंग्स यहाँ पर एस्टैब्लिश हुए। तो आई थिंक स्टॉप लॉस कहीं जाकर 1035 पे भी प्लेस किया जा सकता है, एंड अभी भी यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह होगी 1070-75 के टारगेट के लिए। ओके, 1070-75 के टारगेट्स के लिए रखे नजर। MGL पर आपको एक मूव आती हुई दिख रही है, काफी इंटरेस्टिंग मूव इस काउंटर पर ही है। गुजरात गैस और IGL पर भी रखे नजर। कल तो ऑफकोर्स हमने IGL के मैनेजमेंट से भी बात करी थी उनके आगे के प्लान्स को लेकर।
आइए, जो सोडा ऐश की कीमतें गिरी हैं, आज सुबह हम बात कर रहे थे टाटा केमिकल्स पर इम्पैक्ट है, डीसीडब्ल्यू, जीएचसीएल पर इम्पैक्ट है, बट साथ ही ग्लास बनाने वाली कंपनीज को इसका फायदा होता है सोडा ऐश की कीमतें गिरने का। बट सिर्फ ग्लास बनाने वाली कंपनीज ही नहीं है जहां पर फायदा होता है, कुछ और सेक्टर्स भी हैं जहां पर बड़ा फायदा आपको होते हुए दिख सकता है। जरा समझते हैं इसका इम्पैक्ट और क्या कुछ आगे परफॉर्मेंस हो सकती है। नुपुर है हमारे साथ तैयार बताने के लिए। नुपुर बताइए। बिल्कुल, डिटर्जेंट एक ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पे सोडा ऐश एक बड़ा रॉ मटेरियल होता है। अब उसकी प्राइस में गिरावट है तो सीधा सीधा फायदा डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरर्स को भी मिलने वाला है, जिसमें HUL और ज्योति लैब्स लिस्टेड में आपको नजर आएंगे और कुछ नाम अनलिस्टेड में भी है जिनको फायदा मिलेगा। सबसे पहले मैं डिटर्जेंट्स के बारे में बता देती हूँ। यहाँ पे 2-3 बड़े प्रोडक्ट्स होते हैं, क्रूड सोडा ऐश और पैकेजिंग मटीरियल, साथ ही साथ कास्टिक सोडा। ये मिलकर ये डिटर्जेंट्स बनते हैं, जिसमें से 50% जो लागत है वो क्रूड रिलेटेड प्रोडक्ट लैब जो लिनाइल अल्काइल बेंजीन है उसके चलते आती है। अब क्रूड में अगर 2022 जनवरी से देखें तो अब तक 40% की गिरावट है, तो एक ये बड़ा पॉइंट है। लेकिन यहाँ पे एक सेटबैक है क्योंकि ये जो लैब की कीमत है, जो लिनियर अल्काइल बेंजीन है, जो प्रोडक्ट है क्रूड बेस्ड, उसकी प्राइस अभी भी ऊपर है। सिर्फ वहाँ पे 5 से 6% की कटौती फिलहाल देखी गई है। लेकिन बड़ा कट आया है सोडा ऐश की प्राइसेस में, पीक लेवल से 30% की गिरावट यहाँ पे देखी गई है। और सोडा ऐश लागत में जो डिटर्जेंट्स बनते हैं उनकी लागत में करीबन 20 से 25% का कंट्रीब्यूशन देता है। मार्जिन्स अब इसके चलते आपको इम्प्रूव होते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले HUL की बात करें तो कितना फ़ायदा हो सकता है कंपनी को। अभी तक कंपनी ने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स के दाम कट किए, लेकिन डिटर्जेंट्स की जब बात आती है तो यहाँ पे कोई भी बड़ा प्राइस कट HUL ने नहीं लिया है। जो जैसे कि सर्फ एक्सेल, व्हील, रेन, विम, इन सब प्रोडक्ट्स में आपको ये सोडा ऐश यूज़ का होता हुआ नजर आएगा। होम केयर जो सेगमेंट है उसका फिलहाल ये पार्ट होता है। होम सेगमेंट में भी देखें तो आपको 35% की आय में कंट्रीब्यूशन मिलती है और कारोबारी मुनाफे में देखें तो 30% का योगदान इस सेगमेंट से आता है। एबिट मार्जिन फिलहाल 18.5% के। अब उम्मीद ये लगाई जा रही है कि यहाँ से जिस हिसाब से सोडा ऐश और क्रूड दोनों के ही प्राइस में गिरावट हुई है, करीबन 100 बेसिस पॉइंट का सुधार डिटर्जेंट्स में आप HUL के मार्जिन्स में देख पाएंगे। ज्योति लैब्स को सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है क्योंकि ऑलमोस्ट 98% जो मुनाफा है वो उनके 3 सेगमेंट से आता है, फैब्रिक केयर, डिश वॉशिंग और लॉन्ड्री सर्विसेज। इन तीनों ही सेगमेंट में सोडा ऐश यूज़ होता है, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि 150 से 200 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट आ सकता है। तो मार्जिन एक्सपेंशन हो सकता है। कंपनी ने इन प्रोडक्ट के दाम नहीं घटाए। HUL नॉर्मली जब प्राइस कट लेता है तो ईटिंग प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर ब्यूटी एंड सेगमेंट्स में होते हैं, उसमें होता है। इन प्रोडक्ट्स के दाम कट नहीं होते, तो दाम बढ़ा दिए, रॉ मटेरियल का प्राइस कम हो गए तो डबल बेनिफिट आ सकता है। चलिए, तो बढ़िया है, तो मार्जिन पर राहत मिलेगी। ज्योति लैबोरेटरीज भी आप कह रहे हैं उनको भी फायदा होना चाहिए। तो HUL, ज्योति लैबोरेटरीज इन पर्टिकुलर, इन दोनों को यहाँ पर फायदा होते दिखेगा। और भी हमने देखा है कुछ कमोडिटी के दाम नीचे हैं, कच्चे तेल के नीचे हैं, तो वहाँ से भी जितने भी ड्राइव प्रोडक्ट्स होते हैं वहाँ पर फायदा होगा। पैकेजिंग में भी एक राहत मिल सकती है। तो नजर रखिए, HUL इनफैक्ट डेज हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, कुछ ज्यादा मूव नहीं है बट स्टेबल एक्शन HUL में आपको आते हुए दिख रहा है। जय ठक्कर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जय का भी करते हैं स्वागत। गुड आफ्टरनून जय। बाजार पर ही बात करते हैं और आप भी थोड़ा आजकल स्टॉक्स पर फोकस ज्यादा कर रहे हैं। HUL पर जरा अपनी राय दें। ITC की तरफ से अच्छी मूव आ रही है, टाटा कंज्यूमर आज देख रहे हैं हम जबरदस्त एक्शन में। HUL की परफॉर्मेंस कब आएगी जय? टाटा कंज्यूमर बिल्कुल दीप, ये एज अ डिस्क्लेमर या तो कहूँगा मैं, हमने ऑलरेडी इसको रेकमेंड किया था एक हफ्ते पहले। इनफैक्ट एक हफ्ते के बाद इनफैक्ट आज सारे टारगेट्स हासिल हो चुके हैं। ITC पर तो मेरा बाय रिकमेंडेशन ओपन ही है दीप। एंड HUL का जहाँ तक सवाल है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक भी अच्छे खासे अप ट्रेंड में दीप। केवल एक चीज़ है HUL में जो हो रहा है वो कि एक रेंज इसका जो बना हुआ है उसमें से ब्रेकआउट अभी भी पेंडिंग है। एंड ये रेंज का ब्रेकआउट आपको देखने मिलेगा 2750 के ऊपर दी, लगभग 2740-50 के ऊपर अगर ये निकलता है तो बहुत ही बड़े एक कंसोलिडेशन फेज में से निकल जाएगा। ये कंसोलिडेशन इसका लगभग स्टार्ट हुआ था दीप, आप मान सकते हैं अगस्त 2022 में, वी एंड टू जून। सो लगभग आज 8-9 महीने से ये एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है, 2750 से लेकर 2400। सो नियरली अराउंड 10% की जो ये रेंज है उसमें से हमें ब्रेकआउट आते हुए देखने मिलेगा। और दीप अगर मैं बात करूँ निफ्टी FMCG पैक के पूरे, तो निफ्टी FMCG पैक बहुत ही अच्छा ट्रेंडिंग है ऊपर की तरफ। सो इंडेक्स अच्छा है, स्टॉक साइडवेज रहा है। आई थिंक विद द मोमेंटम इन दी अदर स्टॉक्स लुकिंग एट दैट, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी एक ब्रेकआउट आएगा और जैसे आएगा 2750 के ऊपर एक बड़ा मूव आपको देखने मिल सकता है, एटलीस्ट ऑफ 10%।
ओके, तो एफएमसीजी इंडेक्स पर रखिए नजर, एफएमसीजी स्टॉक्स पर रखिए नजर। टाटा कंज्यूमर तो आज शानदार परफॉर्मेंस दिखा ही रहा है, बाकी काउंटर्स पर भी रेडा रहना चाहिए। 5.5% ऊपर टाटा कंज्यूमर इस समय ट्रेड करते हुए दिख रहा है, तो बड़ी बड़ी मूव इस काउंटर पर आई है। और हमने तो आपको बताया भी था सुबह क्या कुछ फैक्टर्स हैं इसके मूव के पीछे, इंक्लूडिंग जो आउटलुक कंपनी की तरफ से आते हुए दिखा है आगे की ग्रोथ को लेकर। 865 का वागे साहब ने आज टारगेट भी दिया था, जो पहला टारगेट इस पर हिट भी हो चुका है। तो एफएमसीजी आज का क्लियर विनर, क्लियर स्टार आपको बनते हुए दिख रहा है। एक दो और काउंटर्स जहां पर आपको थोड़ी वीकनेस आती हुई दिख रही है। आज सुबह हम देख रहे थे आईडीएफसी फर्स्ट होल्ड आउट कर रहा था, बट बाकी मिड कैप बैंक्स में थोड़ा प्रेशर बना हुआ है। बंधन, आरबीएल दोनों में आपको कमजोरी दिख रही है, साथ ही आप वीकनेस आते हुए देख रहे थे। थोड़ी वीकनेस आईडीएफसी फर्स्ट में जो सुबह गेन थी वो अब हल्का सा नरम होते दिख रहा है। सुबह जैसी गेन से अब इसने होल्ड नहीं करी, तो थोड़ा प्रेशर वहां पर भी आया, हालांकि सुबह थोड़ा ज्यादा एक्टिव हो रहा था। आइए सुमित जी के पास चलते हैं और लेते हैं सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, मेरे पास एक सेल कॉल रडार पे आया है। स्टॉक का अभी फ्यूचर्स में भाव चल रहा है 84 रुपीज 10 पैसा, 84 रुपए 10 पैसा। स्टॉक का नाम है मदरसन। मदरसन के अंदर सेलिंग प्रेशर है, आज सुबह से ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिल रहा है। मदरसन में मेरे को लग रहा है कि यहां से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। और वैसे भी स्टॉक ने पिछले 1-2 महीनों के अंदर लोअर लेवल से एक अच्छा रिकवरी, अच्छा मूव दिखाया था, और थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग इसके अंदर ड्यू है, जो कि अभी यहां से देखने को मिल सकता है। तो आज एक इनिशियल संकेत मिल रहा है स्टॉक के अंदर, जिसको देखते हुए ऐसा लगता है कि मदरसन के अंदर यहां से 4 से 6 रुपए का फॉल, यानी 5-1% या 8-1% का फॉल स्टॉक में देखने को मिल सकता है। यहां पे सीएमबी पे बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। छोटा सा स्टॉप लॉस ऊपर में 87 रुपीज का लगाना है, 84 के आसपास सेल बनेगा, 87 का इसके अंदर ऊपर में स्टॉप लॉस लगाना है। नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 80 रुपीज का इसका पहला टारगेट बनेगा, 78 रुपीज का इसका दूसरा टारगेट बनेगा। 2-3 दिनों का व्यू लेके मदरसन में बिकवाली करे 87 के स्टॉप लॉस से 80 और 78 के टारगेट्स के लिए। 80 और 78 ये दो टारगेट्स के लिए यहाँ पर आपको सेल करके चलना है। संवर्धना मदरसन जहाँ पर आपको वीकनेस भी आती हुई दिख रही है, इस काउंटर पर रखेंगे नजर। कुछ कैश काउंटर्स पर रखिए नजर। इंडेक्स में थोड़ी नरमी है, बट कैश के स्टॉक्स आज फिर से आपको मूव दिखा रहे हैं। और लंबे समय बाद पीसीबीएल, पहले फिलिप्स कार्बन इसका नाम था, अब पीसीबीएल, इसके चार्ट में बड़ा वाला ब्रेकआउट आते दिखा है। 8.5% ऊपर पीसीबीएल इस समय ट्रेड करते दिख रहा है। पिछले 5 मिनट में फिर से फ्रेश खरीदारी आई है। कुणाल जी, एक बार पीसीबीएल देखें सर, 160 के आसपास इस समय ट्रेड कर रहा है, बहुत ही बड़ी मूव आ रही है। क्या चल रहा है इस चार्ट में सर? देखिए, बहुत बड़ा ब्रेकआउट हुआ है दीपांशु। 150 रुपए के ऊपर ये ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। 150 स्टॉक के लिए एक बहुत क्रिटिकल रेजिस्टेंस थी, जिसको इस चार्ट पर हमने पार होते हुए देखा है। और आप याद करेंगे कि मैंने और राकेश जी ने 10 की कमाई में 2-3 बार पीसीबीएल पर खरीदारी की राय दी, और उसके बाद, और वो 125-130 के भाव थे उस समय, वहाँ से अब हम देख रहे हैं कि एक बड़ी जर्नी स्टॉक ने ऑलरेडी पूरी कर ली और ऊपर के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। तो जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहे, नई खरीदारी भी डिप्स में करने की राय है। पोजीशन है तो बने रहिए और नई खरीदारी भी करिए डिप्स में। रियल एस्टेट आज फिर से एक्टिव हो रहा है। सुबह हम बात भी कर रहे थे, डीएलएफ भी रेडार पर था, गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी मूव आ रही है, बट अच्छी वाली मूव आपको ओबरॉय रियल्टी में आती हुई इस समय दिख रही है। जय, जरा ओबरॉय रियल्टी का भी चार्ट एक बार पुल अप कर लीजिए। डीएलएफ और गोदरेज के मुकाबले इसमें उतनी बड़ी मूव पिछले कुछ दिनों में नहीं आई है, बट आज ये दोनों को लीड कर रहा है। 3.5% ऊपर ओबरॉय रियल्टी इस समय। ओबरॉय रियल्टी का दीप मैं कहूँगा चार्ट स्ट्रक्चर तो काफ़ी बढ़िया है। इनफैक्ट इसमें एक अच्छा हमें सपोर्ट आते हुए देखने मिल रहा है। लोअर लेवल्स पे बाइंग इंटरेस्ट भी देखने मिल रहा है। और दीप, मुझे एज ऑफ नाउ शॉर्ट टर्म में 1100 के पहले कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं नजर आ रहा। तो यहाँ से भी अगर आप देखें तो लगभग 8% का अप मूव तो आपको देखने मिल ही सकता है। एंड 960 के आसपास का एक सपोर्ट है। तो आप देखिए 1:2 और 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड तो शॉर्ट टर्म में भी ओबरॉय रियल्टी में नजर आ रहा है। दीप, 1100 के आसपास डेफिनेटली एक दफे प्रॉफिट बुक करके रिव्यू करना चाहिए, ये भी मेरा पॉइंट रहेगा। बिकॉज 1100 से लेके 900 ये एक रेंज रही है ओबरॉय की, और लोअर एंड ऑफ द रेंज से रिवर्स हुआ है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग दिस टू हेड टुवर्ड्स द अपर एंड ऑफ द रेंज। चलिए, ओबरॉय रियल्टी पर भी रखिए नजर। रियल एस्टेट एज अ पैक जबरदस्त मोमेंटम में ये सारे काउंटर्स आपको दिख रहे हैं। आशु जी से भी एक बार राय लें। आशु जी, बढ़िया मूवमेंट आ रहा है रियल एस्टेट में। डीएलएफ की तो ऑफकोर्स आपसे भी कई बार बात हुई है, 500 का लेवल भी अब इसने क्रॉस कर दिया है। यहाँ से और मूवमेंट देखते हैं सर। 520 पर आज, माफ कीजिए, आज 520 पर तो निफ्टी रियल्टी है। डीएलएफ आई थिंक 505 के आसपास ट्रेड कर रहा था, 503 पर इस समय है। जरा राय दें सर।
दीपांशु बिल्कुल पॉजिटिव हुआ है। लास्ट टाइम मतलब अनिल जी ने जब दिया था उनके अपनी लिस्ट में, तब भी ये बात हुई थी कि मतलब ये टाटा मोटर स्टॉक्स ऐसे आइडेंटिफाई हुए थे जो मतलब 17-18 हज़ार पिछली बार हाइस से के हाइस को काट के सबसे पहले स्टॉक्स खड़े हुए थे। तो इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ है इसके अंदर तो। और धीरे धीरे दीपांशु जो टायर्ड बुल्स होते हैं और जो क्या कहते हैं जो पेशेंस लूज हो जाती है या जो फर्स्ट अवेलेबल प्रॉफिट आता है 2 साल की होल्डिंग या 2.5 साल की होल्डिंग के बाद, वो सब कुछ पूरी तरह से अब्जॉर्ब हो चुका है, सारी सप्लाई अब्जॉर्ब हो चुकी है। और जिस तरह का रियल एस्टेट के भाव बढ़ रहे हैं और जिस तरह से उनके प्रोजेक्ट्स बिक रहे हैं, मतलब कोई लॉजिक, कोई रीज़न ही नहीं है कि अब मतलब वापस जाने का। मुझे तो लगता है कि इतनी आउट परफॉर्मेंस है, अगर निफ्टी में 500 पॉइंट की गिरावट भी आ जाए तो भी इन स्टॉक्स में मतलब होता है ना लिमिटेड इफेक्ट आएगा। ये तो उस कैटेगरी का स्टॉक हो गया। तो वेरी पॉजिटिव ऑन डीएलएफ फॉर नेक्स्ट 600-700 टारगेट ऑल्सो। 600 से 700 के टारगेट्स डीएलएफ पर दिख रहे हैं। आशु सर को भी अनिल जी ने भी बात करी है 800 और 1000 तक के टारगेट्स के लिए इस काउंटर के। तो नजर रखिए, रियल एस्टेट पैक आज फिर से आपको मूवमेंट में दिखा रहा है। डीएलएफ के अलावा बाकी रियल एस्टेट स्टॉक्स भी आज अच्छी तेजी में है। आइए पिक ऑफ द डे, कल का काम आज ही करने को तैयार हैं राकेश जी, कुणाल जी, चलते हैं उनके पास। बताएं सर। दिपांशु, एक स्टॉक जो अभी तक बड़ा अपमूव नहीं दिखाया है वो है जुबिलेंट फूड, और टेक्निकली अभी लग रहा है कि ये चलने की तैयारी कर रहा है, एक अच्छा बेस बना हुआ है और टेक्निकली ये स्टॉक भी 515-520 तक का एक अपमूव दिखा सकता है। तो जुबिलेंट फूड वर्क में एक ओवरवेट खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, इस स्टॉक की अगर बात करें दीपांशु, तो पिछले 4-5 सत्रों में हम देख रहे हैं कंसोलिडेशन पूरा होता हुआ दिख रहा है और स्टॉक में अभी जब बाजार बंद होने को है तो एक ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर दिख रहा है। तो मौजूदा स्तरों पर बाय करके चलने की राय है। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखें, स्टॉप लॉस 487 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें जुबिलेंट फूड वर्क्स में। पहला टारगेट होगा 505 रुपये का, इवेंचुअल टारगेट 515 रुपये का। तो 515 के टारगेट के लिए जुबिलेंट में खरीदारी करें। 505 और 515 के टारगेट के लिए जुबिलेंट फूड वर्क में करें खरीदारी। रिसेंटली हम हाईलाइट भी कर रहे थे QSR, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट स्पेस में रिसेंटली थोड़ा एक्शन आते हुए दिखाए। देवयानी और सफायर फूड्स काफ़ी एक्टिव हुए थे। वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड में एक्शन देखा था। रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया भी अच्छा हो रहा था। बट इस स्पेस का लार्जेस्ट प्लेयर और ऑफकोर्स वायदा कारोबार का मेंबर जुबिलेंट फूड, इस पर भी अब आपको मूवमेंट आते हुए दिख रहा है। जय की तरफ से भी एक कॉल आ रही है, बिगुल उनके लिए जय का जैकपॉट। बताया जाए जी। बारिश का मौसम हर जगह पे अभी आ ही रहा है, तो रेन इसको खरीदना है। 165 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन ₹5.60, ₹5.80 पर। एंड यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा ₹3.50 पर। 3.5 पर एक लगाइए स्टॉप लॉस, 165 का कॉल खरीदे। यहाँ पर टारगेट जो दीप ऊपर में नजर आ रहे हैं, दैट कम्स टू 11 रुपये का पहला टारगेट रहेगा एंड 13.5 रुपये का दूसरा टारगेट। इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट आज के ट्रेडिंग सेशन में दीप आते हुए देखने मिल रहा है, एंड स्पेशली अबाउट द लेवल्स ऑफ 160-162 रेंज। है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑन द लोअर साइड अब 160 के नीचे रेन जल्दी आना नहीं चाहिए। ऊपर में लगभग 175 तक के लेवल्स हमें स्पॉट में आते हुए देखने मिल सकते हैं। बहुत ही बढ़िया एक फॉलिंग वेज पैटर्न में से भी ब्रेकआउट है विथ वॉल्यूम्स। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि रेन में अच्छी तेजी देखने मिलेगी। रिस्क पर्सपेक्टिव भी अच्छा है कि जिस स्पॉट में भी लेना है तो भी खरीद सकते हैं। तो यह है आपके लिए रेन इंडस्ट्रीज, स्पॉट में मिल रहा है तो भी खरीद लीजिए, यानी कि कैश में अगर आप चाहें डिलीवरी लेकर आप ट्रेड कर सकते हैं, या फिर ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करिए। 165 यहाँ पर आपको कॉल खरीदनी है इसकी। बट एक्शन में आ रहा है रेन इंडस्ट्रीज, मेटल से जुड़े सारे और काउंटर्स भी थोड़ी आपको तेजी में आ रहे हैं। बट खाने पीने के स्टॉक्स की अभी हम बात कर रहे थे, जुबिलेंट फूड में अच्छा एक्शन है, बट जोमैटो में आज आपको शार्प फॉल आते हुए दिख रहा है। ऑलमोस्ट 5% नीचे आपको इस समय जोमैटो ट्रेड करते हुए दिखेगा। सचिन जी, एक बार जरा जोमैटो का चार्ट देखें। बढ़िया रैली बनी थी, ऑफ कोर्स रिसेंटली काफी एक्टिव रहा है, 78 के लेवल तक गया भी था, अपने IPO इशू प्राइस के ऊपर भी गया था। वहां से आज गिरावट आई है, ये वापस डिप में एंट्री का मौका है या पर यहां से थोड़ी और वीकनेस देखते हैं आप? नहीं दीपांशु, मुझे लग रहा है ये डिप्स काफी हेल्दी होती है इस पर्टिकुलर काउंटर में अभी, बिकॉज लगातार हमने पिछले 3 महीनों से देखा है कि यहाँ पर एक अच्छा ट्रेंड रिवर्सल सेट हो चुका है। एंड लगातार 5 हफ्तों के तेजी के बाद अगर थोड़ी सी करेक्शन आ रही है तो मुझे लग रहा है वो करेक्शन कहीं जाकर अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के आसपास ये एब्जॉर्ब हो जाएगी।
तो इमीडिएट लेवल जो ट्रैक करना चाहिए वो इसका 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जो लगभग अराउंड 70 के आसपास है। तो आई थिंक 68 से 70 एक अच्छा जोन होगा। वहां पर मुझे लग रहा है अगर ये डिक्लाइंस एब्जॉर्ब होती है तो वहां से एक वापस स्टेबल प्राइस एक्शन इवॉल्व होगी एंड जरूर अपने पोर्टफोलियो में इसे उतारना चाहिए। ओवरऑल ट्रेंड वाइज अगर हम स्टॉप लॉस लगाए तो लगभग अराउंड 62 के आसपास एक आइडियल लेवल है ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस। तो आई थिंक 70-68 एक अच्छा जोन होगा जहां पर ये स्टॉक अक्यूमुलेट करना चाहिए। 62 के आसपास का वीकली क्लोजिंग का स्टॉप लॉस होगा एंड पोजिशनली मुझे लग रहा है ये रैली अगले कुछ महीनों के लिए बरकरार रह सकती है एंड 85-90 के आसपास के स्विंग भी एस्टैब्लिश होने चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए जोमेटो। डिप आ रहा है बट डिप खरीदारी का मौका मिल रहा है। 80 और फिर 85 के लेवल्स भी यहाँ पर सचिन जी को आते हुए दिख रहे हैं, तो नजर रखिए जोमेटो। बड़ी रैली के बाद थोड़ा करेक्शन है बट वापस एंट्री के मौके भी ये देने वाला है आपको। खाने पीने से जुड़े कुछ और स्टॉक्स में भी आज एक्शन है, इनके बारे में भी बात करते हैं। बट उससे पहले बाजार के दिग्गज सेक्टर आईटी में आज हम देख रहे हैं थोड़ी मुनाफा वसूली सुबह से ही आती हुई दिख रही है, थोड़ा प्रेशर भी बना हुआ है। जेपी मॉर्गन का मंदी का नजरिया आया है आईटी पर। आइए इसके बारे में थोड़ा और डिटेल्स लेते हैं वरुण के साथ। वरुण, हालांकि अभी आईटी इंडेक्स थोड़ा रिकवर हो रहा है बट जेपी मॉर्गन को क्या परेशानी आ रही है आईटी को लेकर? डेफिनेटली दीप, और आज का दिन एक्चुअली ऐसा लगा था कि आईटी स्टॉक शायद रिकवर करेंगे क्योंकि फेड की पॉलिसी और उसके पहले लोग और मान के चल रहे कि पॉज होगा, तो वो तो आईटी सेक्टर के लिए अच्छा था। लेकिन इसके बावजूद आईटी सेक्टर आज सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर है और इसका कारण है जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट। अगर आप जेपी मॉर्गन का रवैया देखेंगे तो आईटी सेक्टर पे ये काफी नेगेटिव जो अपना व्यू है उसको रिआइट्रेट कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि एक दो आईटी स्टॉक, पूरा का पूरा आईटी सेक्टर जो है उसको लेके ये नेगेटिव है। इनका कहना है कि आईटी फर्म्स जो है उनकी Q1 और फर्स्ट हाफ यानी कि H2 FY24 तक का जो एक्सपेक्टेशन है इनका, वो कहीं ना कहीं मंदी का है। और इनका कहना है कि इन कंपनियों के जो नतीजे हैं वो काफ़ी हद तक डिसअपॉइंटमेंट रहेंगे। खासकर इन्फोसिस, टीसीएस, एम्फोसिस, ये कुछ काउंटर्स है जिनको इन्होंने नेगेटिव कैटलिस्ट में डाला है। अब ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे तो यूएस की काफ़ी सारी कंपनियां हैं जिनका ओवरऑल गाइडेंस जो है वो काफ़ी हद तक कमज़ोर आया है। अगर आप देखेंगे तो EPM नाम की एक कंपनी है जिसने पिछले हफ्ते ही अपना जो ग्रोथ गाइडेंस है उसको काट दिया था। पहले इनका कैलेंडर ईयर 2023 के लिए करीब 3% के आसपास का ग्रोथ गाइडेंस था, उसको काट के इन्होंने करीब -2% के आसपास का ग्रोथ गाइडेंस जो है वो अब दे रहे हैं, यानी कि काफ़ी डिक्लाइन जो है वो देखने मिला। और ये कंपनी खासकर अगर आप देखेंगे तो डिस्क्रिशनरी डिजिटल इंजीनियरिंग स्पेंड जो है उसमें काम करती है। और इसके लिए आपने देखा कि पर्सिस्टेंट सिस्टम में इन्होंने अपना प्राइस टारगेट काटा और वहां पे 24 से 26 के लिए जो EPS है उसमें 3 से 4% के आसपास की कटौती की। सिर्फ यही नहीं, कुछ समय पहले आपको याद होगा मार्च के महीने में जब एक्सटेंशन के रिजल्ट आए थे तब उन्होंने भी अपना जो ग्रोथ गाइडेंस है उसको काट दिया था। FY23 के लिए नेट EPS का गाइडेंस जो है पहले करीब 11.2 से 11.5 का था, उसको काट के 10.8 से 11.05 का किया था। आय का गाइडेंस 8 से 11% था, उसको काट के 8 से 10% के आसपास का कर दिया था। तो हमने देखा था कि FY22 या FY21 में लगातार आईटी कंपनियों के नतीजे अच्छे आते थे और ग्रोथ गाइडेंस बढ़ाया जाता था। लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो तमाम कंपनियां जो है अपने ग्रोथ गाइडेंस को घटाते जा रही है और ये एक दिक्कत की बात है जिसके कारण जेपी मॉर्गन जो है वहां यहाँ पे अपने प्राइस टारगेट्स काटते जा रहा है। पर्सिस्टेंट सिस्टम पे इन्होंने काटा है, इन्फोसिस, टीसीएस, एम्फोसिस, टेक महिंद्रा, इन सब पे ये अंडरवेट है। तमाम आईटी काउंटर जो है उन पे अंडरवेट है। और सिर्फ दीप जेपी मॉर्गन नहीं, अगर आप घरेलू ब्रोकरेज हाउसेस भी देखेंगे ना तो दबे सामान में काफी सारे लोग यही कह रहे हैं कि हम इस सेक्टर पे अंडरवेट है। रीजन है अर्निंग्स। अभी भी अर्निंग्स का कंफर्ट नहीं आया है। और दीप वही बात है ना कि अगर आप यूरोप को देखेंगे तो टेक्निकल रिसेशन में जा चुका है। यूएस में भी अगर आप किसी अपने दोस्तों से बात करें, रिलेटिव से बात करें तो सब यही कहते हैं कि जब कब जॉब चले जाए पता नहीं। तो वो डर तो है, तो शायद उसी का इम्पैक्ट देखने मिल रहा है। तो चलिए, ये इनकी रिपोर्ट आई है और डबल डाउनग्रेड भी था शायद इस पे था, पर्सिस्टेंट पे था, न्यूट्रल से अंडरवेट किया था, टारगेट 4200 से काट के 4100। और उस स्टॉक पर थोड़ा प्रेशर भी दिख रहा है। सुबह भी हम इस काउंटर के बारे में बात कर रहे थे। एक बार जय ठक्कर से पर्सिस्टेंट सिस्टम्स पे भी राय लूंगा। जय, जरा देखें, वैसे तो पूरे आईटी में नेगेटिव है, पर्सिस्टेंट पर इन्होंने डबल डाउनग्रेड किया था। आज थोड़ा 0.25% का प्रेशर भी है इसमें, क्या कहती है इसकी चार्ट? ओवरऑल तो मैं कहूँगा कि दीप इसके चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है बिकॉज पर्सिस्टेंट ने काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया था अबाउट द लेवल्स ऑफ 5000 और उसके बाद ये भी उसके नीचे फिर से ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से पर्सिस्टेंट में फिर से तेजी आपको देखने मिलेगी 5000 के लेवल्स के ऊपर। बियॉन्ड 5000 आई थिंक 5000, 5100 इसमें फिर से तेजी आपको देखने मिल सकती है। अदरवाइज
थोड़ा ये नीचे और करेक्शन आपको लगभग 4700 तक आते हुए देखने मिलेगा। ओके, तो 4700 तक आपको यहाँ पर मूव आती हुई दिख सकती है। नजर रखिए परसिस्टेंट सिस्टम्स पर। बैंक्स में कुछ काउंटर्स में मूव आ रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक का एक बार जरा इसको पुल अप करिए, यहाँ पर थोड़ा एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है। बैंक निफ्टी तो एकदम फ्लैट ट्रेड कर रहा है, एक रेंज में है। कोटक बैंक में पिछले 5 मिनट में एक मूव आई है। सचिन जी जरा देखें सर, कोटक बैंक में एक मूव आई है, पिछले 5 मिनट में एक्शन हुआ है, क्या चल रहा है इस चार्ट में सर? दीपांशु, एक काफी अच्छी बेस बिल्डिंग एक्शन हो रही है। एक डिक्लाइनिंग वेज फॉर्मेशन से मुझे लग रहा है ब्रेकआउट की तैयारी है। एंड हमने भी हमारे क्लाइंट्स को अभी रिकमेंडेशन दी है, जो मोमेंटम आप देख रहे थे वही मोमेंटम हम भी चेस कर रहे हैं। लगभग 1860 का जो लेवल है मुझे लग रहा है वहीं पर कहीं जाकर स्टॉप लॉस लगाने चाहिए। एंड जिस तरीके से ये ओवरऑल स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है वापस एक चाल बन सकती है 1900 लेवल के लिए, तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी। एंड 1860 के स्टॉप लॉस के साथ आपको ये पोजीशन ऑन द लॉन्ग साइड मेंटेन रखनी है। एक काफी क्लासिक डिक्लाइनिंग वेज फॉर्मेशन है, तो लगभग अराउंड 1900-1910 के टारगेट्स इमीडिएटली यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ओके, तो यह आपके लिए कोटक बैंक का पिछले 5 मिनट में एक बढ़िया मूव इस काउंटर पर आपको आती हुई दिख रही है। चलिए नजर रखेंगे इस पर, थोड़ा एक्शन है। पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका। आइए लेते हैं उनकी स्ट्रैटेजी इस समय की। गुड आफ्टरनून नितिन जी, थोड़ा मिला जुला कारोबार, ऊपर निफ्टी 50 पॉइंट, नीचे बैंक निफ्टी, क्या करना है सर इस समय? देखिए बिना ठीक है भी हम ऊपर जा रहे हैं, यह पॉजिटिव है। और बैंक निफ्टी अगर सपोर्ट करेगी तो और तेजी से ऊपर जाएंगे। तो हम 18,750 की कॉल ऑप्शन लेंगे जो 52 से में मिलेगी अभी। और इसके टारगेट आपके हो सकते हैं करीब 88। 18,750 की कॉल ऑप्शन 80-85 टारगेट होगा। स्टॉप लॉस 30 रुपया होगा। व्यू पॉजिटिव। 80-85 का टारगेट, 18,750 इन द मनी कॉल खरीद कर चलनी है निफ्टी की। बैंक निफ्टी पर अपना व्यू दें सर। जो बैंक निफ्टी बिल्कुल सपोर्ट के आसपास और 44,000 का सपोर्ट है। और अभी जैसे बात करते बैंक निफ्टी थोड़ा बाउंस आया, इसलिए देखिए बाउंस हुई है। और बैंक निफ्टी 44,000 का सपोर्ट है, तो मुझे लगता है यहाँ पे कॉल ऑप्शन अटेम्प्ट करना चाहिए। और ये कॉल ऑप्शन आपकी होनी चाहिए 44,100 की, जो 125 में मिल रही है। इसका स्टॉप लॉस बनेगा 70 रुपए का और ऊपर टारगेट बनेंगे 250। ओके, तो बैंक निफ्टी पर भी रखिए नजर, और निफ्टी पर तो नितिन जी का भरोसा है ही। खरीदारी की राय आ रही है 18,750 के कॉल के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और निफ्टी बैंक निफ्टी पर अपना व्यू शेयर करने के लिए। कॉल खरीदनी है निफ्टी पर 18,750 और 44,100 की कॉल बैंक निफ्टी पर भी आप खरीद कर चल सकते हैं। थोड़ा एक्शन यहां से आते हुए दिखेगा। थोड़ा एक्शन आज पावर स्टॉक्स में आपको फिर से आते हुए दिख रहा है। पावर ग्रिड में मूव आ रही है, करीब 2% ऊपर है। एनटीपीसी भी आपको 1% ऊपर दिख रहा है। ये स्टॉक भी रेडार पर आया है। आशु जी रिसेंटली बुल स्प्रेड भी बनवाया था एनटीपीसी में, वो स्टॉक भी इस समय एक्शन में दिख रहा है। 180 का कॉल खरीदना था, 190 का कॉल बेचना था। फिलहाल 187 पर एनटीपीसी ट्रेड कर रहा है। क्या करना है सर इस स्प्रेड में, और अपडेट भी है तो वो भी बताएं सर। बिल्कुल कैरी करना है। अगेन द फ्यूचर वाज रिप्लेस्ड बाय बाइंग डीप इन द मनी। उसका पर्पस सिर्फ यही था कि डीप इन द मनी लेके और जो प्रीमियम हमने दिया है फ्यूचर वर्सेस ऑप्शन, उसको हमने ऊपर की ऑप्शन बेच के कवर कर लिया था। तो 5.5 रुपये में स्प्रेड बना था, अभी 6.5 है, अभी तो 1 रुपये आया है। लॉट साइज बड़ा है, लोग 6-6 हज़ार 5-5 हज़ार आते हैं तो अच्छा लगता है, बुक करते हैं जो छोटा रिटेल निवेशक होता है। बट मुझे लगता है कि इसमें और बड़ा पैसा बन सकता है, रुकना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक मुझे, जैसे मैंने कहा कि कोई भी मुझे किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं लग रही है, पर्टिकुलरली इन स्टॉक्स के अंदर, पीएससी स्टॉक्स के अंदर भी और जितने भी ये ऑयल कंपनीज हैं, जिनको इंडियन ऑयल, ओएनजीसी वगैरह, इन सब में भी। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो पीएससी बास्केट है, ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। और जिस तरह से चल रही है, कोई ऐसा सिग्नल, मतलब इतने टाइम के बाद, इतने सालों के बाद चली है। और मुझे तो अच्छे लंबे टारगेट लगते हैं। और लंबे तो अब वो लंबा होल्डिंग भी करनी पड़ेगी, डिलीवरी लेनी पड़ेगी। बट अगर हम ट्रेडिंग मूव से अच्छे पैसे बना सकते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस नहीं करना चाहिए। तो ये है आपके लिए पावर स्टॉक्स में एक्शन भरपूर बनता हुआ दिख रहा है। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे, और वक्त है जय का जैकपॉट। माफ कीजिएगा, कैश का ऑप्शन ये है आपके लिए जय की तरफ से। जय बताइए कौन सा ऑप्शन ट्रेड करने की राय है इस वक्त? वेल अनिल जी, बैंक निफ्टी डेफिनेटली बैंक निफ्टी मुझे ऐसा लग रहा है इसमें रेजिस्टेंस
डेफिनेटली है अनिल जी, ये मूव नहीं कर पा रहा है बियॉन्ड 44,100 200, बट देन एक चीज़ इंपॉर्टेंटली ये भी देखने मिल रही है कि 43,800 44,000 को अच्छी तरह से होल्ड भी कर रहा है अनिल जी ये। सो आई थिंक दैट आफ्टर सिग्निफिकेंट और अच्छा खासा कंसिडरेबल कंसोलिडेशन, बैंक निफ्टी का अनिल जी यहाँ पे 44,000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन मैं रेकमेंड करूँगा 15 जून की एक्सपायरी का ही अनिल जी। 44,000 का कॉल ऑप्शन चल रहा है करीब करीब 166 पर, सो 166 पर खरीदे अनिल जी इसको। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे 73 पर, एंड टारगेट्स ऊपर में अनिल जी बनेंगे 265 एंड सेकेंड टारगेट विल बी 310। सो 310 तक की जगह बनती है, मीन्स 44,300 350 तक के लेवल्स अनिल जी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और कल ही एक्सपायरी है। सो अगर वो लेवल्स आ जाते हैं तो इसकी इंटरेस्टिक वैल्यू 300-350 के बीच में होनी चाहिए, और 310 मेरा सेकंड टारगेट है। उसके पहले एनर्जी 44,200 का भी एक लेवल है। सो 200 पॉइंट 300 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी बाउंस करे ऐसा मुझे लगता है, एटलीस्ट टिल 43,800 लेवल्स आर हेल्ड। तो डाउन साइड में 200 पॉइंट नीचे सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, ऊपर में 300 पॉइंट ऊपर, तो करीब करीब 1:1.5 का रिस्क और यहाँ पे निकल कर आ रहा है। ओके, तो ये है राय आपके लिए। 44,000 वाला कॉल ऑप्शन खरीदें 166 में, 73 का स्टॉप लॉस, और टारगेट आपके लिए बनकर आएंगे 265 और 310 के इस वक्त यहाँ पर आते हुए इस वक्त। तो ये है आपके लिए जिस पर खरीदारी करने का जी। चलिए, बढ़िया एक्शन यहाँ पर आपको होते हुए दिख सकता है। बैंक निफ्टी में जय का भी भरोसा आ रहा है। नितिन जी भी 44,100 की कॉल की बात कर रहे थे, जय की तरफ से 44,000 की कॉल पर आपको खरीदारी की राय आ रही है। बैंक्स में थोड़ा मूवमेंट जरूर आया है, स्पेशली कोटक बैंक में थोड़ा एक्शन आते हुए दिख रहा है, बट आज रिलायंस इंडस्ट्रीज भी मजबूत दिख रहा है। 1-1.25% ऊपर रिलायंस भी है, तो निफ्टी जो आज होल्ड आउट कर रहा है उसमें रिलायंस का भी योगदान है। सचिन जी, रिलायंस के चार्ट में क्या करना है सर? डेज हाई पर ये भी ट्रेड कर रहा है इस समय। सबसे मजबूत स्ट्रक्चर है दीपांशु, मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी भी काफी बड़ा पोटेंशियल अनलॉक होना बाकी है। एंड काफी दिनों से हम एक टारगेट लेके चल रहे थे और एन इमीडिएट बेसिस विच इज अराउंड 2570। आई थिंक वो पर्टिकुलर टारगेट के ऑलमोस्ट नजदीक आ चुका है, बट अभी भी जिस तरीके से पोजीशन यहाँ पर बिल्टअप हो रही है, मुझे लग रहा है एक थोड़ा सा लंबा नजरिया रखना चाहिए। मुझे लग रहा है वापस 2700 के आसपास के स्विंग्स भी यहाँ पर बनने चाहिए। वीकली चार्ट पे एक अच्छा हेल्दी कंसोलिडेशन है, एंड जिस तरीके से वापस एक फ्रेश बेस नजर आया है 2500 के आसपास का, तो मुझे लग रहा है स्टॉप लॉसेस वहीं पे कहीं पे प्लेस करने हैं, एंड अभी भी खरीदारी करने के ही मौके ढूंढने हैं 2700 के इवेंचुअल टारगेट के लिए। तो अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, एंड मुझे लग रहा है ये ट्रेंड कंटिन्यूड ही रहने चाहिए ऑन द हायर साइड। ओके, तो 2700 के टारगेट के लिए खरीदारी कर सकते हैं आप रिलायंस इंडस्ट्रीज में। यहाँ से 150 रुपए की मूव आती हुई दिख सकती है। सीमेंट स्टॉक्स में भी थोड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। श्री सीमेंट देखिए, वहां पर एक मूव आई है। एसीसी में अभी एक मूव आती हुई दिखी है। दालमिया भारत में आपको एक्शन दिखा है, बट ग्रासिम सबसे ज्यादा एक्शन इस काउंटर में आपको आते हुए दिख रहा है। ग्रासिम 2.5% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है 1790 के लेवल पर। पिछले 5 मिनट में काफी एक्टिव हुआ है ये काउंटर। सुमित जी जरा देखिए, लंबे समय बाद ग्रासिम रेडार पर आया और इस समय एक अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। कोई ट्रेड दिखता है इसमें सर? बिल्कुल, स्टॉक में बहुत बढ़िया मूव देखने को मिल रहा है। आज स्टॉक में शुरू से ही तेजी देखने को मिल रही है और अभी 2.5% के ऊपर की तेजी देखने को मिल रही है। रिसेंट का हाई भी ब्रेक हुआ है, 1780 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। 1800 इसका इमीडिएट हर्डल बनेगा। 1800 का लेवल निकलने के बाद 1840 तक का मूव एक्सटेंड हो सकता है। जिन्होंने पोजीशंस बनाई है वो लोग होल्ड करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें, जो कि नीचे में करीब 1770 के पास बनेगा। 1770 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ऊपर में 1800 का इमीडिएट पहला हर्डल है। 1800 का लेवल निकलने के बाद 1840 तक का मूव ग्रासिम में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो ग्रासिम में आपको एक मूव आती हुई दिख रही है। सीमेंट एज अ बास्केट अच्छी मूव दिखा रहा है, और उसमें आपको ग्रासिम के काउंटर पर इन पर्टिकुलर नजर रखनी है। ये स्टॉक में मूव दिखा रहा है। आइए, टाटा कॉफी, इस पर एक बार जय की राय लेनी है। जय, बढ़िया मूव आती हुई दिख रही है टाटा कॉफी में। आज टीएन कॉफी स्टॉक्स इन पर्टिकुलर एक्शन में, आई थिंक लाइफ हाई पर टाटा कॉफी भी ट्रेड कर रहा है। जरा देखें एक बार इसका चार्ट, आप तो क्लोजली ट्रैक भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल दीप, एंड बहुत ही ज़बरदस्त इसमें एक ब्रेकआउट आज आते हुए दिखना है। इनफैक्ट आप देखिए कुछ सिलेक्टिव टाटा ग्रुप कंपनीज में दीप एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने मिल रहा है कुछ दिनों से। टाटा कॉम, टाटा कंज्यूमर्स, टाटा कॉफ़ी, एंड टाटा कॉफ़ी मैं कहूँगा दीप, अगर इसमें आपको ब्रेकआउट आ जाता है लगभग 260 के ऊपर, एक फर्दर कन्फर्मेशन मिलेगा अबाउट 260 दीप। इसकी एक जो बहुत बड़ी रेंज है 200 रुपये से लेकर 250 रुपये तक की,
यानी कि लगभग अगर आप देखें दीप तो 25% की हो जाएगी। वो रेंज का ब्रेकआउट आपका फर्दर कंफर्म हो जाएगा। ऐसे तो ब्रेकआउट कंफर्म हो चुका है, बट देन इतनी बड़ी रेंज है तो थोड़ा हम ऊपर और कुशन रखते हैं। तो अबाउट 260 आई मीन दिस स्टॉक इज हेडिंग 300 प्लस। सो डेफिनेटली इसका अगर किसी का ऑलरेडी इसमें बाई पोजीशन है, 240 का एक ट्रेड स्टॉप लॉस होना चाहिए। 260 के ऊपर तो आई थिंक फर्दर एडिशंस होना चाहिए फॉर 300 प्लस टारगेट्स। 300 के टारगेट जैक को आते हुए दिख रहे हैं, तो पोजिशनली यहाँ से 20% की मूव आपको टाटा कॉफी में आती हुई दिख सकती है। आज तो खैर बढ़िया मोमेंटम में है ही, 5-5.5% का एक्शन इस पे आते हुए दिखा है। देखते हैं क्लोजिंग तक किस तरह की मूव आएगी। वह टाटा कॉफी पर रखिए नजर, है हैरिसन मलयालम पर रखिए नजर, जयश्री टी इस पर भी रखिए नजर। इन सारे काउंटर्स में आपको एक्शन होते हुए दिख रहा है। एक और स्टॉक पावर सेक्टर से जुड़ा है, इस चीज की हम थोड़ी देर पहले बात कर ही रहे थे, जहां पर मूव आ रही है JSW एनर्जी। इसमें भी आपको काफी एक्टिविटी होती दिख रही है। बंसल जी एक बार जरा JSW एनर्जी का चार्ट देखें, 5 मिनट में स्पाइक आया है सर 2% ऊपर इस समय, अभी अभी मूव बन रही है। क्या चल रहा है सर इस चार्ट में? दिवांशु देखें तो चार्ट पॉजिटिव है, काफी दिनों से स्टॉक साइडवेज है। आज के सत्र में देखें तो पिछले 3 दिनों के हाईस को स्टॉक ने क्रैक करा है। तो जिनके पास है दीपांशु होल्ड की राय है। ऊपर में हम देखें तो 273 275 एक हर्डल है, तो जिनके पास है 273 से लेकर 275 के लक्ष्य के लिए होल्ड करें। 275 के लेवल्स टूटेंगे तब थोड़ा एग्रेसिवली यहाँ खरीदारी की राय होगी। ओके, 275 के ऊपर होगा मजबूत, तब तक थोड़ा आराम करें। लेकिन पिछले कुछ मिनटों में आराम करने के बाद JSW एनर्जी मजबूत उछाल के लिए तैयार होता हुआ आपको नजर आएगा। तो जो सरकारी पावर कंपनियों से जो तेजी की शुरुआत हुई दीप, अब प्राइवेट कंपनियों की तरफ फैलती हुई दिख रही है। थोड़ा थोड़ा वहां पर भी एक्शन आता दिख रहा है। लेकिन एक स्पेस ऐसी है जहां एक्शन थोड़ा थोड़ा है ही नहीं, ज्यादा है, और यूं भी कह सकते हैं आप बहुत ही ज्यादा है। कौन सी स्पेस, क्या है एक्शन, कितना है और क्यों है, अगर ये सब आप जानना चाहते हैं तो आशीष को पूछिए जो हमारे साथ है इस वक्त। जी आशीष, ज्यादा एक्शन कहाँ है? सर सबसे ज्यादा एक्शन नजर आएगा आपको रियल्टी स्पेस में। ओके, बढ़िया बात है कि कीमतें भी बढ़ रही हैं, साथ में बिक्री में भी अच्छा ट्रेंड आपको नजर आ रहा है। इनफैक्ट FY23 की आखिरी तिमाही, चौथी तिमाही में अगर आप देखें तो जो घरों की बिक्री है 16 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इतनी बढ़िया जबरदस्त बिक्री यहाँ पर आपको देखने को मिली है। कुल बिक्री पिछले साल के मुकाबले भी अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको 16% की शानदार बढ़त देखने को मिली है। और सिर्फ मुंबई में देखें तो 4 करोड़ स्क्वायर फीट की आसपास की बिक्री देखने को मिली है। दिल्ली है, NCR है, यहाँ पर भी बस काफी ज्यादा है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि बिक्री भी बढ़ रही है, लेकिन अच्छी बात यह कि जो कीमतें, इसमें भी थोड़ा बहुत इजाफा देखने को मिला है। एक आंकड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मुंबई में अगर आप देखें तो इसी Q1 जो अभी चल रहा है, क्वार्टर टिल डेट, पिछले साल के मुकाबले देखें तो अब तक कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहां पर 5% तक की बढ़त आपको देखने को मिली है। दिल्ली में मामूली 1.2% है, बेंगलोर में करीब 3% के आसपास है। लेकिन सर चौंकाने वाला आंकड़ा दुबई से निकल कर आ रहा है। वहां पे मालूम पड़ रहा है कि कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जहां पर पिछले साल के मुकाबले 44% की जो प्रॉपर्टी वैल्यू में अप्रिसिएशन आपको देखने को मिला है। हालांकि लिस्टेड स्पेस में अगर आप देखें तो कोई बड़ी कंपनी ऐसा दिख नहीं रही जिसके सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दुबई से आता हो। सुबह के कुछ एक आध प्रोजेक्ट्स हैं वहां पर। इसके अलावा अगर आप देखें तो बिक्री में लगातार आपको बढ़त देखने को मिल रही है। प्री सेल्स की जो गाइडेंस आ रही है कंपनीज की तरफ से FY24 के लिए काफी ज्यादा एनकरेजिंग है, जहां पर अगर आप देखें तो DLF 19,710 करोड़ की शानदार FY24 की प्री सेल्स की गाइडेंस है। रियल्टी स्पेस में अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा गाइडेंस DLF की तरफ से ही है। गोदरेज प्रॉपर्टीज आता है दूसरे नंबर पर, जहां पर इनकी गाइडेंस है करीब 14,000 करोड़ की। मैक्रोटेक डेवलपर जो कि मुंबई में अगर आप देखें तो सबसे बड़ा डेवलपर है, इसकी 12,000 करोड़ की है। ओबरॉय रियल्टी की भी करीब 12-14,000 करोड़ के आसपास की है। सोवा डेवलपर 7,000 करोड़ के आसपास की है। तो FY24 भी काफी बढ़िया होगा, और अब तक जितने आंकड़े निकल कर आ रहे हैं पूरी रियल्टी पैक के लिए काफी सपोर्टिव है। ओके, तो रियल एस्टेट लगातार तेजी, और लगातार तेजी के कुछ और फैक्टर्स भी आ रहे हैं भारत में ही नहीं, कुछ और बढ़िया डेस्टिनेशंस में भी आप देख रहे हैं। प्रोजेक्ट्स में, प्राइसेस में बड़ा उछाल आते हुए दिख रहा है। तो रियल एस्टेट एज अ बास्केट आज भी रखिए नजर, कुछ फ्रंटलाइन नेम्स आपको अच्छी गेंस दिखा रहे हैं। आइए सुमित जी के पास चलते हैं, लेते हैं सुमित का सुपर हिट। मजा आया सर? दीपांशु, बैंक निफ्टी में दबाव देखने को मिल रहा है, बैंकिंग स्टॉक्स में भी थोड़ा थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है वो सेल साइड का स्टॉक है। स्टॉक का अभी फ्यूचर्स में भाव चल रहा है 175 रुपए 10 पैसे, 175.10। स्टॉक का नाम है RBL बैंक। RBL बैंक के अंदर सेलिंग प्रेशर है,
ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिल रहा है। लास्ट 3 दिनों के लो स्टॉक अभी ब्रेक कर रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आरबीएल बैंक में यहां से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। पिछले 10 से 15 दिनों के अंदर स्टॉक ने एक लोअर लेवल से एक अच्छा तेजी दिखाया, अब ऊपरी लेवल से इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। तो 2-3 दिनों के लिए आरबीएल बैंक में यहाँ पे सीएमबी पे बिकवाली करें। स्टॉक का जो ऊपर में रेजिस्टेंस है 179 180 के पास है, तो 180 का इसके अंदर ऊपर में रेजिस्टेंस है, तो वो स्टॉप लॉस बनेगा। 180 के स्टॉप लॉस से आरबीएल बैंक में बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, नीचे में मेरे को लग रहा है इसका पहला टारगेट बनेगा 170 का। 170 का लेवल भी टूट सकता है और 165 रुपए तक के लेवल आरबीएल बैंक में नीचे में देखने को मिल सकते हैं। तो 2-3 दिनों के लिए बिकवाली करे आरबीएल बैंक 180 के स्टॉप लॉस से 170 165 के टारगेट्स के लिए। 70 165 दो हैं टारगेट जिसके लिए करनी है आपको आरबीएल में बिकवाली। 180 का स्टॉप लॉस लगाना है, 175 पर बेचना। 5-5 रुपए के फेयर में आपके चारों लेवल आ गए। एंजॉय करिए। बैन लिस्ट के साथ पूरे 6 स्टॉक हैं इस वक्त बैन में। आशीष बताने के लिए है तैयार, अंदर और बाहर किससे होना है या नहीं। बिल्कुल जी आशीष जी। 6 स्टॉक है सर आपके पास बैन में। बिल्कुल है। और ये 6 के 6 तो बने ही रहेंगे। अच्छा, कोई नहीं आना चाहता बाहर? बाहर तो कोई भी नहीं आएगा। सबसे कम भी अगर आप देखो तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की है 85.43% है, तो अभी तो 5% से ज्यादा दूर है, तो वेरी फार। ये तो निकलेगा नहीं। बाकी के सब स्टॉक की भी एक बार अपडेट आपको दे देता हूँ। मनोपुरम चल रहा है 96%, डेल्टा कॉप है 95, इंडिया राउंड फिगर 94 है, बीएचएल 90%, आईएक्स 88% और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 85। कुछ भी नहीं होगा, सवाल ही नहीं है बाहर आएगा। ठीक है। एक स्टॉक है जो थोड़ा सा प्रयास कर रहा है, कल भी कोशिश की थी लेकिन हो नहीं पाया था, कल बंद हो गया था। जी एंटरटेनमेंट 94.25% पर। अच्छा हाँ, तो 95% की जब हम बात कर रहे थे शायद 96-97 के आसपास था, अभी 95.21% है। बहुत ही स्लाइड चांसेस है, वैसे मुश्किल ही लग रहा है, कल भी नहीं आ पाया था तो आज भी थोड़ा सा डाउट ही है। लेकिन अगर कोई एंट्री करेगा तो जी एंटरटेनमेंट हो सकता है, बाकी किसी की एंट्री की ज्यादा संभावना नहीं है। बाहर निकलने का तो सवाल ही नहीं है। हुई तो इसकी नहीं तो किसकी भी नहीं। बराबर यही। ओके, तो ये है आपके लिए जी एंटरटेनमेंट। अगर आया बैन में तो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे, आखिरी 15 मिनट में अगर पोजीशन घट गई तो आज बच जाएगा, नहीं चलो आ जाएगा, ठीक है, लेट्स सी। ओके, बढ़ते आगे और वक्त है आपके लिए बैन से बेनिफिट के बाद जय के लिए। बिल्कुल जय का जैकपॉट। जय बताइए सर। अनिल जी, खरीदना है पीवीआर फ्यूचर्स। ये 1457 1458 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसको खरीदना है। एंड यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अनिल जी एक अच्छा खासा बाउंस बैक, एटलीस्ट टिल द लेवल्स ऑफ 1530, 1530 से लेकर 1565 तक के लेवल्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये ओवरऑल बाउंस बैक में। बिकॉज टेक्निकली एक अच्छा फॉलिंग ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट है यहाँ पे पीवीआर में। और अगर आप लोअर साइड पर देखें अनिल जी तो एक अच्छा सपोर्ट भी है इमीडिएट बेसिस पर। अगर मैं देखूं तो लगभग 1428 के आसपास, 1428 के आसपास एक सपोर्ट है, तो रिस्क और बेटर है। एक अच्छा बुलिश क्रॉस ओवर देखने मिला है डेली चार्ट्स पर, बट वीकली चार्ट्स पर अनिल जब मैं देख रहा हूँ तो काफ़ी ओवर सोल्ड है ये स्टॉक। और यहाँ पे अब मुझे ऐसा लग रहा है कि एटलीस्ट टुवर्ड द एंड ऑफ दिस वीक एक बुलिश क्रॉस ओवर आ जाना चाहिए। एंड वो आने के लिए सिंस मोमेंटम इज मेड फ्रॉम प्राइस ओनली, सो वो प्राइस को ऊपर मूव करना होगा अगर वो इंडिकेटर को अच्छा खासा बुलिश क्रॉस ओवर देना है तो। सो आई थिंक दैट इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, इसीलिए पीवीआर आइनॉक्स फ्यूचर्स ये खरीदने की सलाह है। ओके, तो पीवीआर आइनॉक्स फ्यूचर्स यहाँ पर करनी है आपको खरीदारी, ये आपके लिए राय आ रही है जय की तरफ से। 1530 1565 इस वीकेंड एक नई रिलीज के लिए भी हम तैयार हो रहे हैं आदि पुरुष आई थिंक, और थोड़ा वहां पर एक्साइटमेंट बन रहा है। एडवांस बुकिंग के ट्रेंड्स जो अब तक आए कल परसों, हाँ आई थिंक आदि पुरुष। ओके, आदि पुरुष के बारे में किसी की ट्रेलर के हिसाब से या फिर फिल्म के हिट होने नहीं होने के लेकर कोई विशेष टिप्पणी हो तो बता दो, तो हमारा जनरल नॉलेज बढ़ जाएगा। आशु जी। जी सर, फरमाएं। सर ये बहुत बड़ा लॉस होने वाला है इस मूवी को। अच्छा, क्यों?
सर बहुत एक्सपेंसिव मूवी है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मूवी है। वो एक्चुअली क्या है कि वो बाहुबली की सक्सेस के बाद वो सबको आदतें खराब पड़ गई हैं, सब सोचते हैं कि मतलब ये सब करके कर लेंगे, बट वो होगा नहीं सर। वो तो बहुत ही एक्सपेंसिव मूवी है, तो मुझे नहीं लगता कि पैसे बन पाएंगे कहीं से। ओके, 600 करोड़ की मैंने सुना है। 600 करोड़, हाँ तो सुना है अब तक की सबसे एक्सपेंसिव। मैंने ऑडिट कुछ किया नहीं, ऐसा मुझे आइडिया नहीं है, मैंने सुना है खाली। जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, स्पेशल इफेक्ट वाली मूवी है, इसका ट्रेलर देख के तो कोई आदमी बोल नहीं सकता, बट बिल्कुल बहुत एक्सपेंसिव मूवी है अनिल जी, और ये रिकवरी नहीं होगी। तो कोई ना तो पीवीआर को राहत मिलेगी, ना प्रोड्यूसर को, डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर किसी को अनिल जी राहत नहीं मिलेगी यहाँ पर। 600 करोड़ की पिक्चर बनी, ठीक है, और 600 करोड़ के टिकट बिक जाते हैं, तो पीवीआर को क्या प्रॉब्लम है, हिट होए नहीं होए? ये बताओ मेरे को। लॉजिकल, लेट्स टॉक अबाउट लॉजिकल थिंग्स, और कुणाल जी इसका फैसला करेंगे। इज द मोस्ट लॉजिकल पर्सन इट सीम्स। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अनिल जी देखिए, जो भी हमारे आशु जी कह रहे थे कि फिल्म को बड़ा नुकसान हो रहा है, नुकसान इस वजह से हो रहा है अनिल जी कि इतने ज़्यादा महापुरुष लोग यहाँ पर हैं, इनको छोड़कर अनिल जी किसी और को उन्होंने कास्ट किया, तो इसीलिए आदि पुरुष का नुकसान हो रहा है अनिल जी, ये उनका मानना है। और रहा सवाल अनिल जी सिनेमा घरों का, तो और अनिल जी अगर देखिए अच्छी बात यह है कि अगर हम महापुरुषों को ले लिया होता इन्होंने, तो अनिल जी कॉस्ट भी कम आती, क्योंकि हम इतना तो मांग भी नहीं पाते अनिल जी कि इतना बड़ा हमें कॉस्ट मिले। तो हम तो सब लोग नए पहली बार आते, तो अनिल जी कम में काम हो जाता, फिल्म भी चल जाती है। बात तो सही है। 600 करोड़ की जगह 60 लाख में फिल्म बन जाती। 60 लाख रुपए में, और उससे ज्यादा बिजनेस कर ही लेती है, उससे ज्यादा बिजनेस कर ही लेती है। तो हमारे जी बिजनेस के सारे व्यूअर्स भी देखा, सुमित जी इतने प्रसन्न हो रहे हैं कि बता नहीं सकता है। जी तो चलिए अनिल जी। जी सर। अनिल जी आप कह रहे हैं 60 लाख की, वो 60 लाख भी जैसे होता है ना, कंपनी में अगर एम्प्लॉयमेंट होती है तो स्टॉक ऑप्शंस होती हैं, तो वो भी हमारे को अनिल जी स्टॉक कॉल्स में ही दे देते हैं वो। बिल्कुल, लेकिन चलिए देखते हैं इस शुक्रवार को। मेरा सोचना ऐसा कि भले फिल्म हिट हो ना हो, लेकिन एक बार फिल्म दिखाने वालों के लिए तो फायदे की बात हो सकती है। अगर थोड़ा अच्छा बिजनेस कर आ ले तो इनके लिए फायदा हो सकता है, राइट? बिल्कुल। तो चलिए, पीवीआर आइनॉक्स फोकस में आ रहा है। थोड़े एडवांस बुकिंग ट्रेंड्स अब तक तो खैर अच्छे ही रहे हैं इसके। फाइनल स्ट्रैटेजी ले लें सर आज की? हो गई 3 20। अरे इतना जल्दी हो गई, क्या बात कर रहे हो? अच्छा, इसमें सचिन जी भी कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं इसमें आदि पुरुष पे। जी सचिन जी। अनिल जी पिक्चर तो पता नहीं, बट इसके जो गाने अभी सुने हैं वो सारे सुपर हिट ही है, एंड काफी अच्छी एक आध पेश किया जाए। नहीं, वैसे भी 10 मिनट में मार्केट बंद ही करना है, 10 मिनट जल्दी हो जाएगा आपके गाने से, क्या फर्क पड़ता है? वैसे देखो कुछ हो तो रहा नहीं, 10 मिनट बाद भी इंडेक्स यही का यही मिलेगा। सचिन जी आज ही जाए, एक बार जो होगा देखा जाएगा, पता चल जाएगा। ट्राई करें सचिन जी। बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेवल पूरा है कि बंद हो जाएगा मार्केट। जी कुणाल जी, टाइम से पहले ही। अनिल जी अगर कोरस में हम सबने गाया तो अनिल जी शायद कल खुले भी ना अनिल जी, इसलिए बेहतर है कि गाना अनिल जी बाथरूम में गाया जाए अलग अलग। आई लव योर कॉन्फिडेंस लेवल। ओके, 3 बजे कल की छुट्टी भी मिल जाए, जो हमें आता वही कर लेते हैं। चलो लेते हैं फाइनल स्ट्रैटेजी। अच्छे मूड में है बाजार सर, ग्लोबल मार्केट्स भी ठीक है, 50 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स है, नास्डैक फ्यूचर्स 30 पॉइंट ऊपर है, S&P 500 फ्यूचर्स में हल्की खरीदारी है। यूरोप पॉजिटिव आपको दिख रहा है, कच्चा तेल थोड़ा बाउंस बैक कर रहा है, बट रुपया 1 महीने की ऊंचाई पर है, 25 पैसे मजबूत। आज 25 पैसा 1 महीने की ऊंचाई पर है सर। वाह क्या बात है, वेरी नाइस। एंड ऑफ कोर्स आ जाएगा फेड का फैसला। बताएं सर क्या करना नई पोजीशन तो आज कुछ बनानी नहीं, आपने सुबह बोल दिया था, सुबह आज 2 दिन के लिए पहले बोला था आज नहीं बनानी है, तो आज हम नई पोजीशन नहीं बनाएंगे, जो है उससे होल्ड करेंगे। होल्ड करने के लिए आज एक विशेष काम करना है दीप, आज बिना आपको हेजिंग के होल्ड नहीं करना है। 18,600 का पुट ऑप्शन खरीद कर लॉन्ग को होल्ड करेंगे और 18,900 का कॉल ऑप्शन खरीद कर आप शॉर्ट को होल्ड करेंगे। ओके, तो थोड़ा सा हेजिंग के हिसाब से थोड़ा सा कर लें, ठीक रहेगा। कल एक गैप से ऊपर नीचे खुलने की संभावना बनती है, ना खुले तो अच्छी बात है, खुल जाए तो उसकी तैयारी आपकी रहनी चाहिए। बैंक निफ्टी 43,800 या 43,700 का पुट ऑप्शन लेकर आपको लॉन्ग पोजीशन होल्ड करनी है, और शॉर्ट है तो आप 44,300 या 44,200 का कॉल ऑप्शन करके हेज करें। सो 200-300 पॉइंट, 200 या 300 पॉइंट
ऊपर का आपको हेज करना है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में 200-300 पॉइंट नीचे का, और निफ्टी में 150 पॉइंट के मूव को हेज करना है। इससे बड़ा मूव आए तो आपकी हेजिंग होनी चाहिए, बाकी 150 पॉइंट तो ठीक है, इतना तो फिर आप लेके चलेंगे। बड़ी इवेंट के पहले आप पोजीशन रख रहे हैं तो ये है ही है, और बाकी स्टॉक्स में आपकी जो पोजीशन है वो अभी होल्ड कर सकते हैं, कोई चिंता की खास बात है नहीं। ओके, तो ये है आपके लिए इस समय राय। स्टे लाइट, स्टे हेज्ड, स्टॉक्स की पोजीशन होल्ड करिए, इंडेक्स की पोजीशन लाइट रही है। अगर आप फिर भी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो हेज जरूर लेकर जाएं, ये आपके लिए क्लियर संकेत आ रहा है। ओके, ये है अनिल जी की तरफ से राय। फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी आज की। थोड़ा बैंक निफ्टी पर अब प्रेशर बन रहा है, 100-125 अंक नीचे आते हुए दिख रहा है। एंड में जाते जाते थोड़ी बैंक्स में बिकवाली हो रही है, थोड़ी पोजीशंस इस समय हल्की हो रही हैं। कैनरा बैंक डिविडेंड एडजस्टमेंट है, अदरवाइज ठीक था, बट बंधन बैंक पर आपको वीकनेस आती हुई दिख रही है। 3.5% का कट अभी इस पर आ रहा है। सुमित जी आरबीएल बैंक की भी बात कर रहे थे, एक बार बंधन बैंक पर जय से राय लूंगा। जय, 3.5% का कट बंधन बैंक, एक बार इसका चार्ट देख ले। यहाँ पे बंधन बैंक में अगर आप देखिए तो एक लो बॉटम फॉर्मेशंस हैं। यहाँ पे इसका मोमेंटम भी वीक हो चुका है। दिस इज़ वन ऑफ द बैंकिंग स्टॉक दीप जहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेंड रिवर्स हो चुका है शॉर्ट टर्म में, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इसका जो सपोर्ट निकल कर आ रहा है दैट कम्स टू 240 के आसपास आता है दीप, तब मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा लेवल आ जाएगा इसको खरीदने का फिर से। बट एटलीस्ट और 5 to 6% का एक फॉल या तो एक करेक्शन आपको देखने मिल सकता है, तभी खरीदे, या तो फिर एक ब्रेकआउट अगर आता है इसका 265-270 के ऊपर तभी। एज ऑफ नाउ आई थिंक इट्स आइदर वन कैन अवॉइड लॉन्ग और रिमेन शॉर्ट। आपके लिए बंधन बैंक अवॉइड लॉन्ग, अगर शॉर्ट है तो आप शॉर्ट मेंटेन कर सकते हैं। इंडसइंड बैंक में अभी वीकनेस आती है, देखिए टॉप लूजर है निफ्टी का, 1% का ही कट है, बट थोड़ी वीकनेस पिछले कुछ मिनट में इंडसइंड बैंक में आपने देखी है। बंसी जी एक बार इंडसइंड बैंक के चार्ट पर भी राय दे दे सर। दिपांशु, इंडसइंड बैंक का टेक्निकल चार्ट देखें तो चार्ट ठीक है, हल्का सा कमजोर हुआ है टेक्निकली। ब्रेकआउट के बाद काफी टाइम बाद एक रेड कैंडल बन रही है, बट मेरा तो मानना है दीपांशु होल्ड करना चाहिए। नीचे में अच्छे सपोर्ट्स हैं इसके, तो अगर गिरावट में 1300 रुपए के अराउंड मिलता है तो अच्छे स्तर है, वहां पे ऐड करें। अच्छे स्तर है, वहां पर आप ऐड करके चल सकते हैं, बट मूव आपको थोड़ी वीकनेस की प्राइवेट बैंक्स में आती दिख रही है। एक्सिस, आईसीआईसीआई भी थोड़े कमजोर है, तो सारे प्राइवेट बैंक्स जो है यहाँ पर आपने थोड़ी वीकनेस पिछले कुछ मिनट में आती हुई देखी है, और क्लोज होने से पहले थोड़ी गिरावट के साथ ही जाते हुए दिख रहे हैं। थोड़े कैश स्टॉक्स में आपको एक्शन जरूर अच्छा दिखा है, कुछ और एनबीएफसीज में एक्शन आपको अच्छा दिखा है। एल&टी फाइनेंस ये अच्छी मूव के साथ क्लोज हो रहा है। सचिन जी, एल&टी फाइनेंस देखे सर, आज सुबह से एक्टिव है, 2.5% ऊपर बंद हो रहा है सर। दीपांशु, काफी स्ट्रांग ट्रेंड रही है। इनफैक्ट पिछले 3 महीनों से लगातार यहाँ पर जो सीक्वेंस नजर आ रही है, वो सीक्वेंस कहीं जाकर आई थिंक 122 से 125 इस पर्टिकुलर रेंज में ही एंड होनी चाहिए। तो अभी भी जिस इंटेंसिटी से एक ब्रेकआउट हुआ था 108 के ऊपर का, मुझे लग रहा है 108 के स्टॉप लॉस से ही फ्रेश लॉन्ग्स अभी भी ऐड करने चाहिए। एंड काफी बड़ी अपमूव अभी भी यहाँ पर अवेलेबल है ट्रेडिंग के लिहाज से। तो 125 के फाइनल टारगेट के लिए 108 के स्टॉप लॉस के साथ और लॉन्ग्स भी ऐड किए जा सकते हैं। ओके, तो और लॉन्ग्स भी ऐड किए जा सकते हैं। एल&टी फाइनेंस इस पर भी रखेगा नजर। अल्ट्राटेक सीमेंट की हम बात कर रहे थे, अल्ट्राटेक में भी थोड़ा एक्शन है, करीब 1% ऊपर बंद हो रहा है। कुणाल जी, सीमेंट सेकंड हाफ ऑफ द डे काफी एक्टिव रहे ये काउंटर, कोई बीटीएसटी व्यू बनता है अल्ट्राटेक के लिए? देखिए, कंटिन्यूसली एक आउट परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं दीपांशु। पिछले कई दिनों से अगर आप देखें तो अल्ट्राटेक बाजार को आउट परफॉर्म कर रहा है, और थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होता है और उसके बाद वापस से हम इसमें मूव आते हुए देखते हैं। मुझे लगता है कि बिल्कुल थोड़ा हल्का फुल्का भी कंसोलिडेशन हो तो उसमें इसको बाय करके चलना चाहिए, और ऊपर के लेवल्स हैं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट है, और हर कंसोलिडेशन में गिरावट में खरीदारी की राय। स्ट्रॉन्ग चार्ट है, हर कंसोलिडेशन गिरावट में खरीदारी की राय आती है। अल्ट्राटेक ये भी आपको एक्टिव होते हुए दिख रहा है। मिडवीक सेशन इंडेक्स के लिए थोड़ा सुस्त रहा है, बट स्टॉक स्पेसिफिक रोटेशन आज आपको बनते हुए दिखा है। मेटल्स, ऑयल एंड गैस, एफएमसीजी, इसने दिया है बाजार को सहारा। टॉप गेनर आपका टाटा कंज्यूमर है, 5.25% की तेजी आती हुई दिख रही है कंपनी की तरफ से। एक बहुत ही बुलिश आउटलुक है आगे की ग्रोथ को लेकर, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, प्रोडक्ट एडिशन को लेकर भी। तो बढ़िया एक्शन आपने टाटा कंज्यूमर में देखा है। टाटा स्टील काफी एक्टिव है, 2.5% ऊपर ये काउंटर बंद हो रहा है। जेएसडब्ल्यू स्टील में भी खरीदारी रही। ग्रासिम, इस पर अच्छा मूवमेंट आया, 2.5% ऊपर। अल्ट्राटेक का भी सहारा था, इसके साथ ही टाटा मोटर्स आज अच्छी मूव दिखा रहा है। ओएनजीसी, पावर ग्रिड, यहां पर भी खरीदारी रही। अपोलो हॉस्पिटल्स ओपनिंग में पहला कॉल आते हुए दिखा था, ये भी काफी एक्टिव। रिलायंस
इंडस्ट्रीज 1% ऊपर बाजार को सहारा देते हुए, HUL की तरफ से भी बाजार को सहारा मिला है और कोटक बैंक यहां पर भी आपको थोड़ी खरीदारी देखिए। हालांकि बाकी प्राइवेट बैंक्स आज कमजोर थे। टॉप लूजर इंडसइंड 1% नीचे, एक्सिस ICICI यहां पर भी आपने कमजोरी देखी है। HDFC बैंक भी हल्की गिरावट दिखा रहा था। बजाज फाइनेंस में प्रेशर था, बजाज ऑटो में गिरावट थी, हीरो मोटोकॉर्प में हल्की फुल्की नरमी थी। ITC भी आज थोड़ी मुनाफा वसूली देख रहा था। इन्फोसिस, सिप्ला, टेक महिंद्रा, सन फार्मा, BPCL, टाइटन और रेड्डीज यहां पर भी आपने हल्की गिरावट आती हुई देखी है। वायदा कारोबार की तरफ आए, काफी सारे स्टॉक्स एक्टिव हो रहे थे। रेन इंडस्ट्रीज जहां पर अभी थोड़ी देर पहले कॉल आया था, 5.5% ऊपर ये काउंटर था। ओबरॉय रियल्टी में आपने बढ़िया खरीदारी देखी। पेट्रोनेट LNG, टाटा कम्युनिकेशंस एक और खरीदारी वाला दिन इसके लिए था। जाइडस लाइफ साइंसेज में आपने पॉजिटिव मूवमेंट देखा है। HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स धीरे धीरे करके ये भी ऊपर आ रहा है। IDFC फर्स्ट बैंक मिड कैप प्राइवेट बैंक्स में काफी एक्टिव होता हुआ। दीपक नाइट्राइट, GNFC, ऑरेकल, गोदरेज प्रॉपर्टीज, वोडाफोन आइडिया, महानगर गैस एंड ऑफ कोर्स जुबिलेंट फूड जो राकेश जी कुणाल जी की तरफ से पिक ऑफ द डे है कल के लिए। बंधन बैंक 3.5% का कट। कैनरा बैंक डिविडेंड एडजस्टमेंट अगर हटा दे तो फ्लैट बंद होते हुए। RBL बैंक पर प्रेशर था। HDFC AMC सुबह से कमजोर था। परसिस्टेंट सिस्टम्स, JP मॉर्गन के डाउनग्रेड का इस पर इंपैक्ट था। श्रीराम फाइनेंस, IEX बैन में है, दबाव बना हुआ है। संवर्धना मदरसन, डेल्टा कॉप बैन में है, 2 दिन से इसमें सुस्ती हो गई है। औरो फार्मा, ग्लेनमार्क फार्मा इन दोनों काउंटर्स में भी गिरावट रही। IDFC लिमिटेड थोड़ी नरमी इसमें भी। इंडिया बुल्स हाउसिंग बैंक का ये कमजोर था। IEX में भी आपने वीकनेस देखी है। कैश के स्टॉक्स की तरफ आइए, यहां पर भी भरपूर स्टॉक्स एक्शन में थे। PCBL, फिलिप्स कार्बन यहां पर 8% का उछाल आपने देखा है, काफी बड़ी तेजी इस पर बनी थी। एस्टर DM हेल्थकेयर 9% ऊपर था। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स में आपने 6% की तेजी देखी है। वीमार्ट में अच्छी खरीदारी थी। टाटा कॉफी 6% ऊपर, लाइफ फाइबर ये काउंटर रहा। लिंडे इंडिया, पतंजलि फूड्स, KEI इंडस्ट्रीज, APL अपोलो, तानला प्लेटफॉर्म्स, टाटा मोटर्स, DVR, प्रेस्टीज एस्टेट्स, वरॉक और फिनोलेक्स यहां पर भी पॉजिटिव रुझान था। जोमैटो आज 5.25% का कट। KPIT टेक 5% की कमजोरी। E-क्लर्क्स, मैक्रोटेक, सोना, BLW, सोनाटा सॉफ्टवेयर और UTI AMC इस पर आपने कमजोरी देखी है। तो अनिल जी, सुस्ती बैंक निफ्टी में वो जो 44,000 के ऊपर नीचे कंसोलिडेट कर रहा है वही है। 125 अंक नीचे बंद हो रहा है। 18,750 पर निफ्टी बंद होते हुए दिख रहा है। कोई प्रॉब्लम वहां पर नहीं है? काय की प्रॉब्लम, बढ़िया ही है, ठीक है, कोई खराब थोड़ी है। दीप, इतनी बड़ी इवेंट के पहले आप अच्छे ही बंद हो रहे हैं, कोई खास बात नहीं है। आज फेड की बैठक है, बड़ी बैठक है, और बैठक इसलिए भी बड़ी है क्योंकि 10 बार तक लगातार ब्याज दरें बढ़ाने के बाद आज रुकने का इरादा रखते हैं फेड चेयरमैन। देखेंगे, इस पर नजर होगी। कल का सेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आज तो हो गया बंद 30 अंकों के फायदे के साथ निफ्टी पर, 113 अंक नीचे बैंक निफ्टी, जो थोड़ा सा क्लोजिंग ऊपर ही आएगी मेरे ख्याल से 43,990 के आसपास, ऐसा कुछ 80-90 के आसपास आएगी, ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं। आइए, बाजार बंद होने के बाद का एक्शन बता दूं आपको। रक्तदान को यूं ही महादान नहीं कहा जाता। ब्लड डोनेट करने से ना केवल किसी की जान बचाई जा सकती है, बल्कि ब्लड डोनेट करने से आपके ब्लड प्रेशर और हार्ट से जुड़ी अगर कोई बीमारियां हैं तो उसका खतरा भी कम हो जाता है। मगर चौंकाने वाली बात यह कि देश में 10 लाख लोगों पर 3 से भी कम ब्लड बैंक हैं। देश के कई जिले ऐसे जहाँ एक भी ब्लड बैंक नहीं है। ऐसे में आज शाम 6 बजे हम विश्व रक्तदान दिवस के मौके पर इससे होने वाले फायदों की करेंगे बात, और इसको लेकर सारे आपके जो डाउट्स हैं, भ्रम है, उस पर भी बातचीत करेंगे, और नेशनल ब्लड पॉलिसी पर होगी बातचीत। हमारा साथ देंगे डॉक्टर विष्णु शर्मा, हेमाटोलॉजिस्ट एम्स से, डॉक्टर संगीता पाठक, एसोसिएट डायरेक्टर ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन मैक्स से, और डॉक्टर गौतम बंसाली, सीनियर फिजिशियन बॉम्बे हॉस्पिटल से। इन सबसे करेंगे मुलाकात। करें रक्तदान, वही इंसान, जो रक्तदान करे वही इंसान है, ये जरूर करना ही चाहिए आपको। आज हम बताएंगे ऐसे 3 नियमों के बारे में जिससे आप ये जान सकते हैं कि निवेश की गई रकम कितनी रफ्तार से आपकी बढ़ेगी। रूल ऑफ 72, जी हाँ, रूल ऑफ 72, रूल ऑफ 114 एंड रूल ऑफ 144। इन नियमों से निवेश में कंपाउंडिंग के कमाल को आज हम समझेंगे। शाम 6:30 बजे मनी गुरु में देखिए निवेश के 3 नियम, कितनी बढ़ेगी रकम। हेमंत रुस्तगी साहब होंगे और पूनम रुंगटा जी होंगी, इसका पूरा आपको विश्लेषण देंगे। इस साल भी भारत से बड़ी संख्या में अमीर लोग देश छोड़कर जाने वाले हैं। हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2023 नहीं देश छोड़कर, हालांकि देश छोड़ने वालों में पहला स्थान चीन का है, वहीं इस लिस्ट में यूके तीसरे नंबर पर है और रूस चौथे नंबर पर है। इंडिया 360 डिग्री में हमारी इस कवर स्टोरी पर होगी चर्चा कि अमीरों के भारत छोड़ने के पीछे टैक्स की दिक्कतें हैं, मौकों की कमी है, या कुछ और ही बात है। आज की हमारी कवर स्टोरी, धन कुबेर क्यों चले परदेश, इस पर हमारी रात 8 बजे होगी विशेष स्टोरी। दूसरी स्टोरी, TCS में बड़ी संख्या में महिलाएं नौकरी छोड़ रही है, और TCS नहीं
बल्कि कई सारी आईटी कंपनियां ऐसी हैं जहां पर यही ट्रेंड दिख रहा है। वर्क फ्रॉम ऑफिस की पॉलिसी इसके पीछे मानी जा रही है खास वजह, और महिला कर्मचारियों का कहना यह है या तो उन्हें वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन दो वरना नौकरी छोड़ देंगे। इंडिया 360 डिग्री में इसी कवर स्टोरी पर होगी बातचीत और नौकरी के इस बेहद इंटरेस्टिंग ट्रेंड पर हम करेंगे पूरा विश्लेषण, तो देखिएगा जरूर। घर से काम वरना नौकरी को राम राम। बढ़िया, वेरी गुड, ओके। तो चलिए, ये आज का हमारा विशेष आयोजन। फाइनल क्लोजिंग आ चुकी है 18,755, 16,800 से जो निफ्टी ने की है शुरुआत, एक रिकवरी की और तेजी की, उसका हाईएस्ट लेवल आज क्लोजिंग बेसिस पर आपको मिलता हुआ दिख रहा है। तो इस पूरे रनअप की हाईएस्ट क्लोजिंग आपके लिए होती हुई दिख रही है। बैंक निफ्टी 90 अंक नीचे, वही देख लीजिए, पहले से 990 के आसपास ही है, 988 वहीं पर क्लोज है, तो वहीं का वहीं है, 90 अंक की खास दिक्कत वाली बात है नहीं। और सेंसेक्स 85 अंक ऊपर बंद हुआ है, मिड कैप इंडेक्स 1/4% ऊपर और स्मॉल कैप इंडेक्स भी इतना ही ऊपर, नैस्डैक फ्यूचर्स 30 पॉइंट ऊपर, डाउ फ्यूचर्स 60-65 पॉइंट नीचे। ये आज का समापन समारोह का हाल। विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी और सुमित जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन जी, जय ठक्कर साहब और आशु सर का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। कल है बड़ा दिन, बड़ा ट्रेडिंग सेशन, एक और जहां ग्लोबल मार्केट से बड़े संकेत मिलेंगे, वहीं दूसरी ओर वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी भी। एक्शन के लिए जुड़िएगा हमारे साथ। फिलहाल मुझे और दीप को इजाजत दीजिए।